नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम ओल्ड एनसीईआरटी का 11th क्लास जिसका हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का जो नाम है टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस, ये क्या है। देखिए, हिस्ट्री का निर्माण किया जाता है, दैट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस। हिस्ट्री का निर्माण करने वाला या हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन करने वाला हिस्टोरियंस होते हैं। और वो हिस्टोरियंस किस बेसिस पे हिस्ट्री का निर्माण करते हैं तो सोर्स के बेसिस पे निर्माण करते हैं। सोर्स का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, सोर्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सकेवेशंस करते हैं और इस तरह से उनको बहुत सारे सोर्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई हियर इज टाइप्स ऑफ सोर्सेस। सो जो हिस्टोरियंस है, on the basis of many types of sources they try to construct the history. That's why the heading of this topic is types of sources and historical constructions. आप जानते हैं कि जो मेरा स्टाइल है, हम सबसे पहले टारगेट को ध्यान में देते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा टारगेट क्या है, किस टारगेट को हमको फुलफिल करना है। इसीलिए टारगेट हमारा सबसे पहले क्लियर होना चाहिए और बहुत ही सिंपल है। हर चैप्टर के पीछे में क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही हमारा टारगेट है। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। सबसे पहले मटेरियल कल्चर, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन, मेगालिथ्स, आर्कोलॉजी, इंस्क्रिप्शंस एंड सेकुलर लिटरेचर। टोटल 9 टर्मोलॉजीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप मेंस पीटी इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातों को रख सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हाउ द एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स डेटेड। जो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स एक्सकैवेशन के बाद प्राप्त होता है उसका समय का निर्धारण, टाइम का निर्धारण कैसे होता है उसको बताना है। एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम ऑफ कार्बन 14 डेटिंग वर्क। कार्बन 14 से कैसे डेट निर्धारण किया जाता है उसको बताना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस का क्या रोल है, जो एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, खास करके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री जानने में, उसका अध्ययन करने में क्या रोल है उसको बताना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सोर्सेस इन कंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। जब हम पास्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, उन सारे सोर्सों का जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो क्या है इसको बताना है। आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये कहता है मेंशन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनका क्या लैंग्वेज है और क्या स्क्रिप्ट्स है उसको बतानी है। सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट इंडिया खास करके साउथ इंडिया में एंशिएंट टाइम्स का अगर हम हिस्ट्री का स्टडी करें तो उसको लेकर के जो एज ए सोर्स है संगम लिटरेचर, उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। जो 7th क्वेश्चन है ये कह रहा है एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 8th नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड द यूज ऑफ पेपर स्टार्ट इन इंडिया। जो पेपर है जो उसका स्टार्टिंग भारत में कब हुआ। एंड कहता है व्हाट वाज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द यूज ऑफ पेपर स्टार्टेड। भारत में जब पेपर का स्टार्टिंग नहीं हुआ था उससे पहले कौन से मटेरियल थे जिन पे कि हाथ से लिखा जाता था, पांडुलिपि तैयार किया जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स था। 9th नंबर क्वेश्चन भी इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 11th में जाते हैं। यह कहता है व्हाई इट इज नेसेसरी टू कोलैबोरेट द एविडेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस विथ अदर सोर्सेस डिस्कस इन क्लासरूम। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अर्थात हमारे पास टारगेट है। अगर हम इन सारे टारगेट को, हर चैप्टर के पीछे सवाल दिया हुआ है, इस टारगेट को अगर हम ध्यान में रख करके पढ़ें तो हम बहुत ही अटेंशन के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही फोकस होंगे, हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा। और इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ साथ चलेगा। यही हमारा पर्पस है एनसीईआरटी को पढ़ाने का।
इसके बाद एक चीज और हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो दूसरा चीज हम बहुत क्लियरली आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस, इसमें बहुत सारे सब हेडिंग है। सबसे पहले हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि सब हेडिंग क्या है, अर्थात इस चैप्टर में हमको इतने चीज पढ़नी है। तो सबसे पहला सब हेडिंग है वो है मटेरियल रिमेन्स, दूसरा है क्वाइंस, और तीसरा अगर है तो वो है इंस्क्रिप्शंस, चौथा यह लिटरेरी सोर्सेस, एंड द फिफ्थ फॉरेन अकाउंट्स, सिक्स्थ हिस्टोरिकल सेंसेस, एंड सेवंथ है कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। ये टोटल सेवंथ जो नंबर है, 7 पॉइंट है। इन सारे पॉइंट के रेफरेंस में ही इस चैप्टर को हम आज फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं हम सबसे पहले वहां देखते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक, और स्टार्ट करते हैं हम मटेरियल रिमेन्स से। ये जो मटेरियल रिमेन्स है इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो मटेरियल रिमेन्स है ये कहता है द एंशिएंट इंडियंस लेफ्ट इननुमरेबल मटेरियल रिमेन्स, बहुत भारी संख्या में जो प्राचीन भारत के लोग थे जो मटेरियल रिमेन्स उन्होंने छोड़ा है या हमारे पास अभी भी हमारे लिए छोड़ के रखा है। The stone temples in South India and the brick monasteries in Eastern India still stand to remind us of the great building activities of the past. साउथ इंडिया में जो पत्थर के मंदिर बनाए गए और जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पे जो ब्रिक मतलब ईंट, पकी हुई ईंट के जो मोनेस्ट्री अर्थात बिहार बनाए गए हैं, ये हमारे लिए आज भी एक एग्जाम्पल है इस बात को बताने के लिए कि बहुत ही भारी संख्या में बिल्डिंग एक्टिविटीज हमारे प्राचीन समय में हो चुका है। कहता है बट द मेजर पार्ट ऑफ दीज रिमेन्स लाइज बेरीड इन द माउंट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। कहता है लेकिन बहुत भारी संख्या में ये जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, वो बरीड हैं माउंट्स के रूप में, एक टीला के रूप में दफन है, स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। अब मॉन्ड क्या कहता है, ये मॉन्ड जो है, ये टीला जो है, ये एलिवेटेड पोर्शन होता है ऑफ लैंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ द ओल्ड हैबिटेशंस। जैसे ये धरती का लेयर है, इसमें एक जगह ऐसे ऊंचा उठा हुआ है, फिर ऐसे है, तो ये जो टीला है ना, इसी को बोलते हैं मॉन्ड। इसके नीचे जो हैबिटेशंस है उसका रिमेन्स यहाँ पे दबा हुआ है, यही बात कह रहा है। इट मे बी डिफरेंट टाइप्स, ये कई टाइप्स के हैं, सिंगल कल्चर वाले हैं, मेजर कल्चर वाले हैं, एंड मल्टी कल्चर वाले हैं। सिंगल कल्चर क्या होता है, इसमें जो मॉन्ड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक कल्चर का, मतलब वो कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और एक ही कल्चर होगा। जैसे पेंटेड ग्रेवेयर, कोई एक ऐसा मॉन्ड्स है, एक टीला है जहां पे पेंटेड ग्रेवेयर PGW जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया है सातवाहना कल्चर, कोई एक ऐसा दूसरा जगह है जहां पे सातवाहना कल्चर बहुत ही प्रोमिनेंट है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल देके बताया है कुशाना कल्चर। 3 एग्जाम्पल से बताया है कि ये जो है सिंगल कल्चर का उदाहरण है। जो अगला है मेजर कल्चर, ये क्या होता है, जो मेजर कल्चर मॉन्ड्स होता है, वन कल्चर इज डोमिनेंट, है ना, एंड अदर्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, एक कल्चर जो होगा बहुत ही डोमिनेंट होगा और दूसरा जो कल्चर होगा वो होगा पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं मेजर कल्चर। अब मल्टी कल्चर क्या होता है भैया, इसमें सेवरल इंपॉर्टेंट कल्चर्स होते हैं। यहां देखिएगा कि एक डोमिनेंट कल्चर होता है और दूसरा कल्चर जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मल्टी कल्चर में कई सारे इंपॉर्टेंट कल्चर होते हैं और वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, सक्सेशन में होते हैं। अगला कहता है लाइक रामायण एंड महाभारत, जैसे रामायण और महाभारत होता है उसका जब हम उसी तरह से जब हम एक्सकैवेट करते हैं माउंट्स का, तो कैन बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेसिव लेयर इन मटेरियल इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। जैसे रामायण और महाभारत कहा जाता है कई 100 सालों में लिखते चला गया, उसमें एड ऑन होते रहा, तो जब जो एड ऑन हुआ है उस समय के कल्चर का पता चलता है रामायण और महाभारत के पढ़ने से। ठीक उसी तरह से जब हम मॉन्ड्स का एक्सकेवेशन करते हैं, उसको खोदते हैं, तो जो मटेरियल कल्चर्स हमको पता प्राप्त होता है उसमें बहुत सारे सक्सेसिव लेयर्स जो होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। आगे कहता है माउंट्स कैन बी एक्सकेवेटेड, जो माउंट्स होते हैं उसको कैसे एक्सकेवेट किया जाता है, कैसे उत्खनन किया जाता है, तो या तो वर्टिकली किया जाएगा या तो हॉरिजॉन्टली किया जाएगा। जो वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है वो लेंथ वाइज होता है। इसको एक एग्जांपल समझिए, ये माउंड है, ये टीला है ना, और यहाँ पे ये लेंथ वाइज हम किसी एक पार्ट में करें तो इसको बोलता है कि ये वर्टिकल एक्सकेवेशन है। ये खोद के यहाँ खुदाई करके इसमें जो कुछ भी है उसको निकाला जा रहा है, इसको बोलते हैं हम कि वर्टिकल एक्सकेवेशन है। हाँ, डिगिंग टू अनकवर द पीरियड वाइज सीक्वेंस। अब बताइए
जब ये लेंथ वाइज होगा तो पीरियड वाइज होगा, जो सबसे नीचे होगा वो पुराना होगा, उससे ऊपर जो होगा उससे नया होगा, ऐसे ही है पीरियड वाइज सीक्वेंस ऑफ द कल्चर। इट इज जनरली कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द साइट। बिल्कुल वही बात है, एक खास पार्ट में एक्सकेवेशन होता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होता है, डिगिंग माउंड एज ए होल और ए मेजर पार्ट ऑफ, मतलब पूरा जो अभी पिक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था, पूरे पार्ट में या मैक्सिमम पार्ट में खोदा गया है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। द मेथड मे बी एनेबल टू एक्सकेवेट द ऑब्टेन अ कंप्लीट आइडिया। अगर पूरा खोदिएगा तो कंप्लीट आइडिया आएगा उस कल्चर का, वो जो जिस साइट का हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसका कंप्लीट आइडिया आएगा उस पार्टिकुलर पीरियड का। कहता है सिंस मोस्ट साइट्स हैव बीन डग वर्टिकली दे प्रोवाइड गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। कहता है कि ज्यादातर जो साइट्स है उनका जो खुदाई हुआ है वो वर्टिकली हुआ है और वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में मटेरियल कल्चर के बारे में बताता है ना। जब आप वर्टिकली कीजिएगा तो क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ओल्ड, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हॉरिजॉन्टल डिगिंग्स बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, ये जो हॉरिजॉन्टल जो खुदाई होता है ना काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको बहुत ही कम मात्रा में किया गया है। विद रिजल्ट दैट एक्सकेवेशंस डू नॉट गिव अस फुल एंड इवन एडिक्वेट पिक्चर ऑफ द मटेरियल लाइफ। अगर आप पूरा नहीं एक्सकेवेशन कीजिएगा तो आपको एडिक्वेट और पूरा जो है पिक्चर जो है उस कल्चर का पता नहीं चलेगा। इन मेनी फेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यही बात कर रहा है। कहता है इवन दोज माउंड्स व्हिच हैव बीन एक्सकेवेटेड, कहता है जहां पे एक्सकेवेशन हुआ है वहां भी जो एंशिएंट रिमेन्स है और वहां पे जो प्रिजर्व रूप में पाया गया है वो वेरिंग प्रोपोर्शंस में पाया गया है, हर जगह अलग अलग तरह का प्रोपोर्शन में पाया गया है। कहता है जो ड्राई एरिड क्लाइमेट है ना, जो ड्राई वाला एरिया है, ड्राई एरिड क्लाइमेट कहाँ पे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यहाँ पे जो एंटीक्विटीज है, यहाँ पे जो पूरा अवशेष मिला है ये बेटर स्टेट में प्रिजर्व पाया गया है क्योंकि यहाँ पे नमी है ही नहीं। कहता है लेकिन जो मॉइस्ट है और जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि नम्र और आर्द्र क्लाइमेट वाला है एरिया, जैसे कि मिडिल गंगेटिक प्लेन्स है, डेल्टिक रीजन्स है, यहाँ पे जो आयरन इंप्लीमेंट्स है, जो आयरन की वस्तु है, ये भी जो है कोरिजन हो जाता है, इसमें भी जंग लग जाता है और जो मिट्टी का स्ट्रक्चर्स होता है उनको डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाता है। इट इज ओनली इन द फेज ऑफ बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर और स्टोन structures that impressive and large scale remains are found in the moist and the alluvial areas। कहता है ये जो moist area है जो कि नम और जलोढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे रिमेन्स तब हमको पता चला है जब वहाँ पे बड़े स्तर पे पके हुए और स्टोन के स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए, तभी हम मॉइस्ट और एल्यूवियल एरियाज में हमको रिमेन्स प्राप्त होना शुरू हो गया। कहता है जो एक्सकेवेशन है ब्रॉट टू लाइट द सिटीज which the people established around 2500 BC। एक्सकेवेशन से ही पता चला है कि ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे लगभग 2500 BC है ना, 2500 BC से लगभग 4500 साल पहले में शहर एस्टेब्लिश हो चुका था। क्लियर? आगे अगर देखें, सिमिलरली दे टेल्स अस अबाउट द मटेरियल कल्चर। ये जो एक्सकेवेशंस होता है उससे हमको पता चलता है मटेरियल कल्चर का, व्हिच वाज डेवलप्ड इन द गंगेटिक प्लेन्स। जो गंगा का प्लेन है वहां पे मटेरियल कल्चर किस तरह से डेवलप हुआ है इसका पता चलता है। दे सॉ द लेआउट द सेटलमेंट्स, जो सेटलमेंट्स है उसका जो लेआउट है, उसका जो विन्यास है ना, किस प्रकार की बस्ती थी इसका पता चलता था। और साथ ही साथ लेयर इन व्हिच पीपल लिव्ड, जिसमें लोग रहते थे। द टाइप्स ऑफ पोएट्री एंड पोएट्री दे यूज, किस तरह के बर्तन वो यूज करते थे इनका पता चलता है। एंड किस प्रकार के घर में रहते थे इनका पता चलता है। वो किस तरह के सीरियल्स मतलब अनाज का यूज करते थे, किस तरह का भोजन यूज करते थे, किस तरह के घर में रहते थे, ये ड्वेल्ट घर में रहते थे, और किस तरह के औजार टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हथियार यूज करते थे, इन सब का पता हमको एक्सकेवेशन से ही पता चलता है, उत्खनन से पता चलता है। सम पीपल इन द साउथ इंडिया बरीड along with the dead their tools, weapons, pottery and other belonging। कहते हैं साउथ इंडिया में कुछ लोग जो दफन किया जाता था उनको, उनके साथ
उनका जो औजार था, उनका जो हथियार था, उनके जो बर्तन थे और उनके जो अन्य चीज थे, उनको भी उस ग्रेव्स जो कब्र है उसमें डाल दिया जाता था, विच आर इनसर्किल, और डाल करके और मिट्टी से भर करके और बहुत बड़े बड़े पत्थर से घेर दिया जाता था। मतलब अगर यहाँ पे कब्र को रख दिया गया है और मिट्टी से ये कर दिया गया है, भर दिया गया है, तो यहाँ पे ऊपर से बड़ा बड़ा पत्थर से इसको घेर दिया जाता था, और ये जो बड़ा बड़ा पत्थर से और इसके ऊपर फिर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। ये जो घेर के रख दिया जाता था, इसी को कहा गया है कि मेगालिथ्स। मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब स्टोन। कहता है ऑल दो सम मेगालिथ्स डू नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। कहता है ठीक है, कुछ मेगालिथ्स इस कैटेगरी के नहीं है। बाय डिगिंग देम वी हैव कम टू लर्न ऑफ द लाइफ which people lived in the Deccan from the Iron Age onwards। जब हम इस मेगालिथ्स को खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, तो दक्कन के इलाके में जब से आयरन का उपयोग शुरू हुआ है, उसके बाद लोगों का जीवन कैसा था, इनके बारे में हमको पता चलता है। The science which enables us to dig the old mounds in a systematic manner in a successive layer and to form an idea of the material life of the people is called archaeology। कहते हैं आर्कियोलॉजी क्या है, तो वास्तव में एक साइंस है, और ये साइंस ऐसा है जो हमें एनेबल्स करता है, हमें इस लायक करता है कि हम जो ओल्ड माउंट्स हैं, जो टीला है, उसको खोद सकें, उसका हम सिस्टमेटिक वे में खुदाई कर सकें, सक्सेसिव लेयर क्या है उसके बारे में जान सके, और उनके मटेरियल लाइफ को देखने और समझने के बाद वहां पे जो लोग रहते थे उनके बारे में हम अपना एक आइडिया बना सके, अपना एक इंसाइट प्राप्त कर सके। ये काम है आर्कियोलॉजी का। आगे कहता है जो मटेरियल रिमेन्स रिकवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन आर सब्जेक्ट टू वेरियस काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशंस। है ना, जो मटेरियल्स हमको मिला है एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन से, उसका साइंटिफिक एग्जामिनेशन हम करते हैं, है ना। वेरियस काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन हम करते हैं। जैसे पहला कहता है कि किस समय का है, वो डेट के बारे में हम पता करते हैं कि वो किस समय का है। ये कैसे पता करते हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। फिक्स बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कहता है कि रेडियो कार्बन और कार्बन 14, ये कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। किसका है, तो कार्बन का। कार्बन मतलब C14 का। और कहता है विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स। याद रखिएगा C14 और C12 हर लिविंग ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है। कहता है अब बात करता है इट डिकेज। इट मतलब डिकेज कौन होता है, C14 जो कि रेडियो कार्बन एलिमेंट्स है, ये डिके होता है लाइक ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट ए यूनिफॉर्म रेट। ये बहुत जरूरी है समझना। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग, जब कोई ऑब्जेक्ट जीवित रहता है, द प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ C14 इज न्यूट्रलाइज। कहता है जब डीके हो रहा होता है जीवित किसी भी पौधे में, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है जब वह पौधा एयर या फूड के द्वारा C14 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो न्यूट्रलाइज हो गया, जितना डीके हो रहा है उतना आ रहा है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रलाइज हो रहा है ना। However, when an object ceases to be alive, जब निष्प्राण हो जाता है, उस जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाता है, वह जीवित नहीं रहता है, तो उसका जो C14 कंटेंट है वो कंटिन्यूज टू डीके एट ए यूनिफॉर्म रेट, है ना, उसका डीके होते रहता है। और क्यों यूनिफॉर्म, बट इट सीज टू एब्जॉर्ब C14 फ्रॉम एयर। लेकिन उनका जो फूड और एयर से C14 को ले रहा होता है वो तो लेना बंद हो चुका होता है, क्योंकि वो जीवित है ही नहीं। अब इसका मतलब वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, उनमें सिर्फ यूनिफॉर्म रेट से डीके हो रहा है। अब कहता है बाय मेजरिंग द लॉस ऑफ C14 कंटेंट इन एंशिएंट ऑब्जेक्ट इट्स एज कैन बी डिटरमाइंड। अब किसी भी एंशिएंट ऑब्जेक्ट में C14 कितना है, इसको अगर आप मेजर कर लिए तो आप उनका डेट निकाल सकते हैं। दिस इज बिकॉज एज स्टेटेड, है ना, स्टेटेड अर्लियर द डीके ऑफ C14 टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। अब कहता है अगर आपको यह पता चल जाए कि कितना डीके हुआ है, तब आप निकाल सकते हैं कि उनका डेट वो कितना पुराना है, क्योंकि उसका डीके होने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। और ये क्या है, हाफ लाइफ ऑफ C14 जो है 5568 ईयर्स है। क्लियर, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज डिफाइंड एज द पीरियड ड्यूरिंग विच 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव कंटेंट in an object
disappears। यही तो कह रहा है। The C14 content in an object which ceased to live 5568 years ago would be half of what it was when it was living, and in object which ceased to live 11,136 years ago its C14 content would be 1/4 of what it was when it was living। मतलब ये कह रहा है कि अगर हाफ बचा किसका, जिस समय जीवित था प्राण पौधा ऑब्जेक्ट, उस समय जितना C14 था उसका अगर हाफ बचा, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट लगभग 5568 पुराना है। अगर 1/4 बचा, क्या कह रहा है, अगर 1/4 कंटेंट रेडियो कार्बन जो है एलिमेंट C14 बचा, तो इसका मतलब वह 11,136 साल पुराना है। यही बात कर रहा है। इसको एक सिंपल एक पिक्चर से समझते हैं, इसको समझिए। ये मैंने इसको बहुत ही सिंपलीफाइड कर दिया। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, एक लकड़ी है, उसमें C12 भी है और C14 भी है। C12 जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है तो इसका डीके नहीं होगा। C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसका डीके होगा, और डीके होगा तो कैसे होगा, यूनिफॉर्म रेट में होगा। इसको कह रहा है, एक चीज और समझिएगा, जिस दिन कोई ऑब्जेक्ट डेड होता है उस दिन C12 जो होता है वो 100 होता है, और डेड होने के बावजूद भी C12 जो है हमेशा सेम रहता है, ठीक है। और जो C14 होता है ये डीके करता है, इनका यूनिफॉर्म रेट ऑफ डीके है। अगर हाफ 50% बचा तो इसका जो डीके होने का रेट है 5568, 5568 ईयर्स में हाफ होता है। 1/4 जो होगा 11,136 ईयर्स में होगा, और 1/8 जब होगा, अर्थात जब 12.5% बचेगा, तो फिर इसमें आप इसमें इतना को जोड़ दीजिए तो ये बच जाएगा, है ना। तो ये साइंटिफिक एग्जामिनेशन से ये प्राप्त हुआ है कि साइंटिफिक ये जो C14 है उनका हाफ होने में इतना टाइम होता है। अब इसका हाफ कितना होगा, तो 25% होगा, तो इसका हाफ होने में फिर इतना समय लगेगा। इसका हाफ होगा तो 12.5 होगा, इसका हाफ होने में मतलब 25% का हाफ होने में 12.5 हुआ, तो इसमें जितना समय लगेगा फिर ये 5568 ईयर्स लगेगा। तो इसको फिर इसमें जोड़ दीजिए तो आपको ये टाइम पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना ऑब्जेक्ट है। यही बात यहाँ पे कहा गया। चलिए आगे हम देखते हैं। कहता है, यहां तक तो हमने देख लिया। कहता है कि अगर हमको उस एरिया का क्लाइमेट और वेजिटेशन जानना हो तो हम कैसे जानते हैं, जो प्लांट रेसिड्यूज है, जो प्लांट का बचा हुआ भाग है, स्पेशली जो पोलन है, जो पोलन पाया जाता है, उससे हम पता कर लेते हैं कि जिस एरिया में वो प्लांट है उस एरिया का क्लाइमेट एंड वेजिटेशन क्या है। यही बात कर रहा है। दस ऑन द बेसिस ऑफ इट इज सजेस्टेड दैट एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस इन राजस्थान एंड कश्मीर अराउंड 7000 एंड 6000 BC के बीच में। इसी बेसिस पे, पॉलन एनालिसिस के बेसिस पे ये कहा जाता है कि राजस्थान और जो कश्मीर एरिया है वहां पे 7000 से लेके 6000 BC के बीच में एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस हो रहा था। द नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट्स आर एनालाइज्ड साइंटिफिकली। जो हमको मेटल आर्टिफैक्ट्स मिला है, मेटल का वस्तु मिला है, उसका साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि उसका सोर्स क्या था, और ये भी पता चलता है कि वो जो मेटेरियोलॉजी है, जो मेटल का टेक्नोलॉजी है, वो किस डेवलपमेंट के किस स्टेज पे है, ये भी पता चलता है। एन एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल बोन्स, जो जानवर है उसका जो हड्डी है उसका जब एग्जामिनेशन किया जाता है, उनको जो परखता है, साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है, तो ये पता चलता है कि वो जो एनिमल्स है वो डोमेस्टिकेटेड है या नहीं। फिर ये भी पता चलता है कि उस एनिमल का किस पर्पस से यूज किया जाता था। ये सारी बातें हैं, यही बात हमने अभी तक कहा मटेरियल रिमेन्स में। आगे बात हम करेंगे क्वाइंस में। ये क्वाइंस, अगर हम क्वाइन की बात करें तो कहता है ऑल द ए गुड नंबर ऑफ क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑन द सरफेस। सरफेस पे मिला है। मेनी ऑफ देम हैव बीन अनअर्थ बाय डिगिंग, पर बहुत सारे को खोदा गया है। एंड कहता है द स्टडी ऑफ क्वाइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ क्वाइंस को कहते हैं। कहता है जो एंशिएंट इंडियन करेंसी है वाज नॉट इशूड इन द फॉर्म ऑफ पेपर एज is being used
दीज डे। आज की जैसे जो कॉइन जो करेंसी है, आज जिस तरह से करेंसी इन द फॉर्म ऑफ पेपर है, उस जमाने में पेपर के फॉर्म में नहीं था, वो मेटल के कॉइन में, मेटल कॉइन्स के फॉर्म में करेंसी था। ये बात इसमें कह रहा है। और जो एंशिएंट कॉइन्स होते थे वो बने होते किस किस मेटल के, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड, लीड मतलब शीशा। अब एक चीज और कह रहा है, कॉइन मोल्ड्स। कॉइन मोल्ड्स का मतलब होता है कॉइन बनाने वाला सांचा, और ये जो सांचा होते थे बने हुए, वो होते थे बर्न क्ले, जो मिट्टी, पकी हुई मिट्टी का बना हुआ था सांचा। किस चीज को ढालने के लिए, तो कॉइन को ढालने के लिए। और ये डिस्कवर्ड हुआ है बड़े पैमाने पर, और इसमें से ज्यादातर जो सांचा मिला है वो किस पीरियड का है, तो ये कहता है कि ये ज्यादातर सांचा हमको कुषाण पीरियड का मिला है, द फर्स्ट 3 सेंचुरीज, क्रिश्चियन सेंचुरीज। और कहता है यूज ऑफ सच मोल्ड्स, इस तरह का जो सांचा है इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑलमोस्ट डिसअपेयर्ड। पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब गुप्ता पीरियड के बाद ये लगभग सांचा, सिक्के बनाने के सांचा लगभग डिसअपेयर्ड हो गए, मतलब खत्म हो गए। आगे कहता है सिंस देयर वाज नथिंग लाइक द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, आज की तरह बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं उस समय में, तो पीपल जो थे, उस समय के लोग जो थे, वो मनी को कहाँ रखते थे, तो वो कहता है अर्दन वेयर एंड आल्सो ब्रास वेसल्स, वो मिट्टी के बर्तन में या कांसे के बर्तन में उसको रखते थे। एंड प्रीशियस हॉर्स, और कहता है मेंटेन देम एज प्रीशियस हॉर्स ऑन विच दे कुड फॉल बैक इन द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय में उस जो ब्रास वेसल्स और अर्दन वेयर में उसको रखते थे, वो प्रीशियस होर्ड्स था, बहुमूल्य निधि था, जब भी जरूरत पड़ता था तो उस समय में उसको निकालते थे। कहता है मेनी ऑफ दीज होर्ड्स, बहुत सारे जो इस तरह के निधि है, बहुमूल्य निधि है, containing not only Indians coins but also those minted abroad such as Roman Empire, कहता है have been discovered, मतलब जो इस तरह के निधि मिले हैं उसमें न सिर्फ भारतीय सिक्के बल्कि ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिनको कि बाहर मिंट किया है। स्पेशली इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि रोमन एम्पायर का जो कॉइन है वो भी मिला है। दे आर प्रिजर्व मोस्टली इन म्यूजियम्स, ये जो कॉइन्स हैं ये म्यूजियम में प्रिजर्व है। कहाँ कहाँ है ये स्लाइड में दिया हुआ है। Many Indian coins are found in the म्यूजियम ऑफ नेपाल, बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ भी मिला है। और ब्रिटिश भारत पे रूल किया था तो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी बहुत सारे कॉइन्स को या तो भारत ब्रिटेन में प्राइवेटली उसको कलेक्ट करके रखा या नहीं तो वहां के म्यूजियम में रखा। आगे कहता है कॉइन्स ऑफ द मेजर डायनेस्टीज हैव बीन कैटलॉग्ड, सूचीबद्ध किया गया और उसको पब्लिश किया गया। जिस डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स ने कॉइन को इशू किया उस डायनेस्टी के अनुसार उसको सूचीबद्ध करना और उसको पब्लिश करना यह अभी तक किया गया है। वी हैव कैटलॉग्स ऑफ कॉइन्स इन द इंडियन म्यूजियम ऑफ कलकत्ता में है, ऑफ इंडियन कॉइन्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन, और इंडियन कॉइन्स इन द जो ब्रिटिश म्यूजियम है लंदन में वहां पे भी इसको रखा गया है। बट देयर इज लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स विच हैव येट टू बी कैटलॉग्ड एंड पब्लिश, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कॉइन है जिनको सूचीबद्ध करना और पब्लिश करना बाकी है। यही कह रहा है आवर अर्लीस्ट कॉइन्स कॉन्टेन ए फ्यू सिंबल्स, जो अर्लीस्ट कॉइन्स है उसमें बहुत कम सिंबल है, मतलब एक चित्र है पहचान का, है ना। लेकिन लेटर कॉइन्स मेंशन नेम ऑफ द किंग्स, लेकिन बाद के सिक्के में किंग का जो राजा का नाम है वो इस गॉड्स एंड डेट्स, तिथि, ये भी मेंशन है। The areas where they are found indicate region of their circulation, जिस एरिया में कॉइन प्राप्त हुआ है वह एरिया ऐसा लगता है कि उस एरिया में उस कॉइन का सर्कुलेशन था, और जिस राजा का इशूड किया हुआ सिक्का है इसका मतलब वह एरिया उस राजा के डोमिनेंट क्षेत्र में आता है। यह बात समझ में आ रहा है। This has enabled us to reconstruct the history of several ruling dynasty, और इसके आधार पे हमारे लिए बहुत सारे रूलिंग डायनेस्टीज का हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करना आसान हो गया। स्पेशली इंडो ग्रीक हु केम टू इन इंडिया फ्रॉम द नॉर्दर्न अफगानिस्तान एंड रूल्ड इन द सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरीज बीसी, कहता है इंडो ग्रीक जो भारत में आया और रूल किया, पर भारत में आकर के पूरे भारत को रूल किया ऐसा नहीं है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहीं रूल किया। इसको यहाँ पे लिखना चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया कहने का मतलब हमारे पास जो अभी पिक्चर है
होल जितने कंट्री का भाग है सबका पिक्चर बना हुआ है। अगर आप कहते हैं कि इंडो ग्रीस आकर के इंडिया में रूल किया तो ऐसे लगता है कि पूरे भारत पे रूल किया। सो वी हैव टू केयरफुली यूज द टर्मिनोलॉजीज सो दैट इट मेक ए वेरी क्लियर पिक्चर। गॉट माय पॉइंट? Since coins were used for various purposes, क्या क्या पर्पस था? तो इसमें सबसे पहला कह रहा है पेमेंट पर्पस सच एज डोनेशंस के मोड ऑफ पेमेंट के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। दे थ्रोस कंसिडरेबल लाइट ऑन द इकोनॉमिक हिस्ट्री। इन तीनों चीजों के कारण अगर हम कॉइन्स को यूज करें तो हम भारत के प्राचीन भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Some coins were issued by the guilds of merchants and goldsmiths with the permission of the rulers। ये देखिए उस जमाने में अगर गोल्ड स्मिथ और मर्चेंट के जो गिल्ड है, जो श्रेणियां है, ये अगर कॉइन को इशू कर रही है भले ही वो राजा के परमिशन से कर रहा हो, इट शोस कि उस समय में ये बहुत ही जो गोल्ड स्मिथ और मर्चेंट से बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में थे। दिस शोज दैट क्राफ्ट्स द कॉमर्स हैड बिकम इंपॉर्टेंट। ये शोज करता है कि उस समय में जो क्राफ्ट्स है और जो कॉमर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में था। कॉइन्स हेल्प ट्रांजैक्शंस ऑन ए लार्ज स्केल एंड कंट्रीब्यूटेड टू ट्रेड। अगर ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े पैमाने पे होता है विच जस्ट बिकॉज द हेल्प ऑफ द कॉइन्स, एंड इट मीन्स द ट्रेड जो होगा उस समय बहुत ही बड़े पैमाने पे होगा। वी गेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स हमको किस पीरियड का मिला है? तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मिला है। These were made of lead, protein, copper, bronze, silver and gold. The Guptas issued the largest number of gold coins। ये दो टर्म देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स हमको कब का मिला है? तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मिला है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किस रूलर्स, किस डायनेस्टी ने इसका इशू किया? तो वो गुप्ता ने इशूड किया। ये दो चीज क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ऑल दीज इंडिकेट्स दैट ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश्ड especially in post Maurya and a good part of Gupta times। ये सारे एविडेंस दिखाता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है पोस्ट मौर्य पीरियड में बहुत ही फ्लोरिश अवस्था में था और जो गुप्ता पीरियड है उस समय भी बहुत अच्छी अवस्था में था। बट द फैक्ट दैट ओनली ए फ्यू कॉइन्स बिलोंगिंग टू पोस्ट गुप्ता टाइम्स, ये फैक्ट ये साबित करता है कि पोस्ट गुप्ता टाइम्स के बहुत ही कम कॉइन्स हमको मिले हैं। ये इंडिकेट करता है कि इस समय में आकर के ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो डिक्लाइन की अवस्था में आ गया था। कहता है कॉइन्स आल्सो पोर्ट्रेस का मतलब होता है चित्र। किसका राजा, किसका बना हुआ था? तो राजा का, गॉड्स का। एंड कॉन्टेंट रिलीजियस सिंबल्स, और जो कॉइन्स है उस पे रिलीजियस सिंबल भी बने हुए थे। एंड लीजेंड्स मतलब उस पे लेख भी लिखे हुए थे। ऑल ऑफ विच थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ द टाइम, और इन सारे चीज उस समय के आर्ट एंड रिलीजन पर प्रकाश डालता है। यही बात है जो इसमें कहा गया है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है इंस्क्रिप्शंस। क्या है? अब हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। कहता है फार मोर इंपॉर्टेंट देन कॉइन्स, कॉइन्स के कंपेयर में इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो स्टडी होता है इंस्क्रिप्शंस का स्टडी, इसको इपिग्राफी कहते हैं। और ओल्ड जो राइटिंग होता है, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस में यूज किया गया हो या अदर रिकॉर्ड्स में यूज किया गया है, उनका जो स्टडी करते हैं उसको पेलियोग्राफी कहते हैं। तो याद रखिएगा इपिग्राफी एंड पेलियोग्राफी। अब कहता है इंस्क्रिप्शंस वे कार्व्ड ऑन सील्स। इंस्क्रिप्शंस किस किस चीज पे कार्व किया जाता है, उकेरा जाता है, लिखा जाता है? तो वो है सील्स, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर्स, प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स एंड ब्रिक्स और इमेज। ठीक है। इन द कंट्री एज ए होल द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वे रिकॉर्डेड ऑन ए स्टोन, मतलब अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस है वो स्टोन पे उकारा गया है। बट इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन इरा कॉपर प्लेट्स को इसको भी यूज किया गया। बाद में पहले स्टोन पे इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड करता था, बाद में कॉपर प्लेट्स पे भी इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया। इवन द प्रैक्टिस ऑफ इनग्रेविंग इंस्क्रिप्शंस ऑन ए स्टोन कंटिन्यूड इन द साउथ इंडिया ऑन ए लार्ज स्केल, है ना। बाद में कॉपर यूज किया गया लेकिन साउथ इंडिया में स्टोन पे इनग्रेव्ड करना कंटिन्यू रहा बड़े पैमाने पर। आगे कहता है लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड इन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स टू सर्व एज ए परमानेंट स्टोन। आप जानते हैं जो टेम्पल्स है, मंदिर है, उसका जो वॉल होता है उस पे बहुत सारे लोग इंस्क्रिप्शंस लिखवाते हैं।
बस उसका पर्पस होता है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड हो उनका नाम का। लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस आर प्रिजर्व्ड इन वेरियस म्यूजियम्स ऑन द कंट्री, बट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वे फाउंड इन द ऑफिस ऑफ द चीफ एपिग्राफिस्ट। कहाँ है? तो मैसूर में। बस इतना याद रखिएगा। अब कहता है जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है उनको लिखा गया प्राकृत लैंग्वेज में कब का है? तो 3rd सेंचुरी बीसी का है। संस्कृत को अडॉप्ट किया गया इपिग्राफी में एज ए मीडियम कब? तो 2nd सेंचुरी एडी में। ये 3rd सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है, ये 2nd सेंचुरी एडी की बात कर रहा है। लगभग 500 साल का गैप है। एंड इट्स यूज बिकम वाइड स्प्रेड इन द 4th and 5th सेंचुरी। संस्कृत एज ए इंस्क्रिप्शंस में, संस्कृत एज ए लैंग्वेज ऑफ इपिग्राफ इंस्क्रिप्शंस बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया गया। कब? तो 4th and 5th सेंचुरी में। इवन द प्राकृत कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड, और जो प्राकृत है उनको भी मतलब वो लगातार इसके साथ ही बनाए रहा। इंस्क्रिप्शंस बिगन टू बी कंपोज इन रीजनल लैंग्वेज। अब देखिए 3 लैंग्वेज की बात किया, प्राकृत का बात किया, संस्कृत का बात किया, अब हम रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज में कंपोज किया गया कब? 9th और 10th सेंचुरी में। याद रखिएगा 3rd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी एडी और 9th और 10th सेंचुरी एडी की बात कर रहा है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस बियरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्य, पोस्ट गुप्ता एंड द गुप्ता टाइम्स हैव बीन पब्लिश्ड इन ए सीरीज ऑफ कलेक्शन कॉल्ड कॉर्पस इनक्रिप्टियम इंडिकम। ये कहता है कि भैया इस 3 पीरियड का इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया गया, बट नॉट टू मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता टाइम्स हैव बीन अपीयर्ड। बट पोस्ट गुप्ता टाइम्स का जो इंस्क्रिप्शंस है उसको सिस्टमेटिकली कंपाइलेशंस नहीं किया गया है। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में टोपोग्राफिकल लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन, टोपोग्राफिकल का मतलब होता है स्थान क्रमिक, इंस्क्रिप्शन हैव बीन ब्रॉट आउट। इस तरह से इंस्क्रिप्शंस को स्थान क्रमिक रूप से उसको पब्लिश किया गया है, कंपाइल किया गया है। इसके बावजूद भी लगभग 50,000 इंस्क्रिप्शंस अभी भी पब्लिकेशन का वेट कर रहा है। आगे कहता है कि जो हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस है ये कर रहा है इंतजार किस चीज का? डिसाइफरमेंट का। डिसाइफरमेंट मतलब अभी भी पढ़ा जाना इसको बाकी है। सिम हैव बीन रिटेन इन ए पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसमें जो स्क्रिप्ट यूज किया गया है वो पिक्टोग्राफिकल है। पिक्टोग्राफिकल मतलब भाव चित्रात्मक। क्या होता है इसमें? जो आइडियाज होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है किस फॉर्म में? तो पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, यही कह रहा है पिक्चर। आज का जो चाइनीज, जो जापानीज, ये सब जो लैंग्वेज है इनका जो स्क्रिप्ट है ये पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में ही है। अशोकास इंस्क्रिप्शन वेयर इंग्रेव्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं अशोका इंस्क्रिप्शंस का। ये जो इंग्रेव्ड किया गया है, ये लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, व्हिच वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर कहा जाए ब्राह्मी स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में लिखा जाता है तो लेफ्ट से राइट की ओर। बट समवेयर आल्सो इनसाइज द खरोष्टी स्क्रिप्ट। कई जगह पे खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी अशोका का इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया जो कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर की ओर लिखा जाता है ना, राइट से लेफ्ट की ओर और ये लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये हो गया। However, Brahmi script prevailed in the whole country except for the northwest part. नॉर्थ पार्ट को छोड़ करके पूरे भारत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जाता था। ग्रीक एंड अरामाइक स्क्रिप्ट व एम्प्लॉयड इन राइटिंग। अब देखिए ग्रीक और अरामाइक स्क्रिप्ट की बात करता है, इसको भी यूज किया गया राइटिंग में अशोका इंस्क्रिप्शंस में इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब कहता है ब्राह्मी कंटिन्यू टू द मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ द गुप्ता टाइम्स। ब्राह्मी जो है गुप्ता पीरियड के अंत तक मेन स्क्रिप्ट बना रहा। एंड इपिग्राफिस्ट कैन डिसाइफर मोस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ द कंट्री अप टू अबाउट द 7th सेंचुरी इफ he or she has carefully learned ब्राह्मी and its variations। अगर कोई इपिग्राफिस्ट है वो अगर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को या उसके वेरिएंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना समझ जाए तो वह बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ सकता है। बट आफ्टरवर्ड्स गुप्ता पीरियड एंड इपिग्राफिस्ट डिपेंड मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ कंट्री अप टू अबाउट द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी तक का पढ़ सकता है, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आने लगे और इस जो वेरिएशंस है उनका अलग अलग नाम भी दिया जाने लगा, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होने लगे। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पा। आपका था अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है वो हड़प्पा के सील्स पे पाए गए हैं जो लगभग 2500 BC अर्थात आज से 450 साल पहले है।
दे हैव नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड सो फार वर इशूड बाय द अशोका इन द 3rd century BC। 3rd century BC में जो अशोका का इशू किया गया इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ा जा चुका है। कहता है इन द 14th century, एक कहानी है कैसे पढ़ा जा चुका है। कहता है इन द 14th century, मतलब 14वीं शताब्दी की बात है। उस समय जो राजा था, उस समय जो रूलर था वो फिरोज शाह तुगलक था। उन्होंने अशोका का जो पिलर्स है उनको फाउंड किया, कहाँ पे, मेरठ में और टोपरा में। वहां से उनको ले आया दिल्ली ले आया और अपने जो दरबार में पंडित थे उनको बोला कि भैया पढ़ के बताओ, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ पाए। फिर इसी तरह से जो ब्रिटिश पीरियड आ गया, वहां पे जो कॉलोनियल रूल आया, उन्होंने भी नए नए इसी तरह के अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उनको उसको मिला और उन्होंने भी अपने विद्वान से पढ़ाने की कोशिश किया, पर उनको भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फाइनली अंत में 1837 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में सफलता पाई। ये एक सिविल सर्वेंट थे जो कि एम्प्लॉयड थे, जो नौकरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का इन बंगाल। क्लियर यहां तक? आगे कहता है वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, सम कन्वे रॉयल ऑर्डर्स। कहता है कई टाइप्स के इंस्क्रिप्शन है। पहला कहता है कि रॉयल ऑर्डर्स वाला इंस्क्रिप्शन है जिसमें राजा का डिसीजंस रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स किसको लेकर के, ऑफिशियल्स या जो लोग हैं उनको लेकर के दिया जाता था। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है। अदर्स होता है वोटिव रिकॉर्ड्स। वोटिव रिकॉर्ड्स मतलब होता है अनुष्ठानिक अभिलेख। जैसे जो फॉलोअर्स है बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, वैष्णविज्म का और शैविज्म का, वो क्या करते थे, जो पिलर्स होते थे, टैबलेट्स होते थे, टेम्पल्स और इमेज, उस पे अपना इंस्क्रिप्शंस को खुदवाते थे एज ए मार्क्स ऑफ डिवोशन। स्टिल अदर्स। और तीसरे टाइप का जो कह रहा है वो है यूलोजाइज मतलब होता है कि बखान करना, गुणों का बखान करने। मतलब कुछ ऐसा था राजा जिसके दरबार में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, राजा का बखान करते थे। तो ये यूलोजाइज टाइप का रिकॉर्ड्स है जिसमें एट्रीब्यूट्स एंड अचीवमेंट जो राजा का होता था, चाहे वो कंक्वेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे अचीवमेंट्स ऑफ द किंग एंड कंक्वेयर्स, एंड नेवर स्पीक ऑफ देयर डिफीट्स। इसमें कभी भी राजा का जो डिफीट्स होता है या उसकी वीकनेस के बारे में नहीं बताया जाता था। कहता है इस तरह का जो इंस्क्रिप्शन है वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। किसका? तो समुद्रगुप्त का। कहता है अगला जो इंस्क्रिप्शन, टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन है वो है डोनेटिव रिकॉर्ड्स या डोनेटिव इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जो गिफ्ट में मनी, कैटल, लैंड etc दिया जाता है, मेनली फॉर रिलीजियस पर्पस, मेड नॉट ओनली बाय किंग एंड प्रिंसेस बट आल्सो बाय आर्टिजन्स एंड, जो कि सिर्फ राजा के द्वारा नहीं बल्कि जो आर्टिजन्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके द्वारा भी इस तरह का जो गिफ्ट दिया जाता था उसका जो उल्लेख होता था, उनको जो इंस्क्रिप्शंस के रूप में लिखवाया जाता था, उसको डोनेटिव रिकॉर्ड्स कहा जाता है। क्लियर यहां तक? अब कहता है जो इंस्क्रिप्शंस है रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट्स मेड मेनली बाय चीफ एंड प्रिंसेस, जो राजा के द्वारा लैंड ग्रांट दिया जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टडी ऑफ लैंड सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। जो भू व्यवस्था था और जो प्रशासन था उसको जानने और समझने के लिए इस तरह का जो लैंड ग्रांट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज वी आर मोस्टली इंग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट्स, और इस तरह का इंस्क्रिप्शंस को ज्यादातर कॉपर प्लेट्स पर इंग्रेव्ड किया गया। दे रिकॉर्ड द ग्रांट्स ऑफ लैंड, रिवेन्यूज एंड विलेज मेड टू मॉन्क्स, प्रीस्ट, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, वेसल एंड ऑफिशियल्स। दे रिकॉर्ड द ग्रांट्स ऑफ लैंड, जो लैंड का जो दान दिया जाता था उनका एक तरह से अभिलेख था। रिवेन्यूज एंड विलेज मेड टू मॉन्क्स, लैंड्स, रिवेन्यूज एंड विलेज जो मॉन्क को दिया जाता था, प्रीस्ट को दिया जाता था, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, वेसल्स एंड ऑफिसर्स को दिया जाता था, वो इसमें उकेर कर रखा जाता था, यही बताया जाता था। दे वे रिटन ऑल लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। इस तरह के लैंग्वेज में इसको लिखा जाता था, जैसे प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया एंड तेलुगु हो गया। यही बात है जो हम कहना चाहते थे। इसके बाद जो हमारा है वो है लिटरेरी सोर्सेस। क्या है? लिटरेरी सोर्स। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस का।
कहता है जो एंशियंट इंडियंस थे वो राइटिंग जानते थे एज अर्ली एज 2500 BC, मतलब इतने साल पहले, आज से 4000 साल पहले वो लिखना जाते थे। बट आवर मोस्ट एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर नॉट ओल्डर देन 4th century AD, लेकिन हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पुराना पाया गया है वो 4th century AD से पहले का नहीं है। भले ही लिखना जानते थे लेकिन अभी हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो नहीं है। एंड हैव बीन फाउंड इन सेंट्रल एशिया, और जो हमको मिला है वो भी सेंट्रल एशिया से मिला है। इन इंडिया दे वर रिटन इन बिर्च बार्क एंड पाल्म लीव्स, और भारत में जो है वो लिखा जाता था बिर्च, ये इसको भुर्ज है ना, जो पेड़ होता है वो बुर्ज का जो पेड़ होता है उसका जो खाल होता है, उस छिलका जो होता है ना, उसको उस तरह से पेपर के रूप में बनाया जाता था एंड पाल्म लीव्स पे। बट इन सेंट्रल एशिया में इसको प्राकृत लैंग्वेज हैड स्प्रेड फ्रॉम द इंडिया। सेंट्रल एशिया में जहाँ से कि प्राकृत लैंग्वेज इंडिया से ही स्प्रेड हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर आल्सो रिटन ऑन सीप लेदर एंड वुडन टैबलेट्स, इस पे भी लिखा जाता था, सीप लेदर पे भी और वुडन टैबलेट्स पे भी लिखा जाता था। दीज राइटिंग आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, ये जो राइटिंग्स है इसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था। बट दे आर एज गुड एज मैन्युस्क्रिप्ट्स, वास्तव में यह जिस तरह से इंस्क्रिप्शन है उसी तरह से यह एक तरह का मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है। When printing was not known, manuscripts were valued immensely. जिस समय तक प्रिंटिंग नहीं था लोगों को पता, उस समय ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है जिसको पांडुलिपि बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये ऑल ओवर कंट्री में पाया गया है, लेकिन जो मोस्टली पाया गया है साउथ इंडिया, कश्मीर और नेपाल में। एट प्रेजेंट इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन लाइब्रेरी। बात समझ में आ गया, प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम में इंस्क्रिप्शंस को और लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट्स को। मोस्ट एंशियंट बुक्स कंटेन्स रिलीजियस थीम, जितने भी पुराने बुक हैं उसमें जो थीम है वो रिलीजियस है। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द हिंदूज इंक्लूड्स, क्या क्या है, वेदास, रामायणा एंड महाभारता एंड द पुराणास, ये सब क्या है, हिंदू के लिटरेचरी वर्क है। They throw considerable light on the social and cultural condition of some ancient societies, but it's difficult to make use of them in the context of time and space. कहते हैं भैया ये जो लिटरेरी सोर्सेस है ये तो उस समय के प्राचीन समय के सोशल एंड कल्चरल जो कंडीशंस था उन पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डालता है, उसको उजागर करता है, लेकिन इनको यूज करना टाइम एंड प्लेस के कंटेक्स्ट में बड़ा ही टफ है। The Rig Veda may be assigned to circa 1500 BC to 1000, मतलब ऋग वेद का जो पीरियड है वो बोलता है 1500 to 1000 BC के बीच है। बट द कलेक्शंस ऑफ द अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ब्राह्मणास एंड अरण्यकास एंड द उपनिषद बिलोंग रफली टू 1500 BC। समझ में आ रहा है, ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने भी दिया जा सकता है कि कौन कब कब लिखा गया, इसको ध्यान में रखिएगा कि ऋग वेदा का पीरियड हो गया 1500 to 1000 BC, जो ब्राह्मणास है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, अरण्यक है, उपनिषद है, इनका जो पीरियड है 1000 से लेकर के 500 BC के बीच में। ऑलमोस्ट एवरी वैदिक टेक्स्ट कंटेन इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन मतलब तो छेपक, जब आपने लिख लिया आप बाद में कुछ और उस चीज को, कुछ और चीजों को उसमें जब एड ऑन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये जोड़े हुए भाग को छेपक कहा जाता है, इंटरपोलेशन कहा जाता है। which generally appear at the beginning और end, यानी तो कभी कभी मिडिल में भी जोड़ दिया जाता था। The ऋग वेदा mainly contains prayers, जो ऋग वेदा है उसमें क्या है, स्तुति है, प्रेयर्स है। हाँ, जो लेटर वेद टेक्स्ट है mainly comprises not only prayers but rituals, मतलब ये कर्मकांड, मैजिक, मतलब जो होते हैं मैजिक वाला बात, एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया। मतलब जो प्रेयर्स है, प्रेयर्स के अलावा रिचुअल्स है उसमें, मतलब ऋग्वेद के अलावा जो है उसमें प्रेयर्स के अलावा रिचुअल्स है, मैजिक्स है एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज है। हाउएवर द उपनिषदास कंटेन फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, फिलोसफिकल बात जो है उपनिषदा में लिखा हुआ है। क्लियर? In order to understand the Vedic text, it was necessary to learn the Vedang. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अगर आपको वैदिक टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझना है तो आपको वेदांग को लर्न करना बहुत जरूरी है। वेदांग और लिम्ब ऑफ वेदा,
दीज सप्लीमेंट्स ऑफ द वेदा कंप्राइजेज, क्या क्या है सप्लीमेंट्स 6 है, याद रखिएगा। फोनेटिक्स, रिचुअल्स, ग्रामर, इटिमोलॉजी, मैट्रिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इसको बोलते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। ये 6 है, इसको याद रखिएगा। अब कहता है कि एक गुड डील ऑफ लिटरेचर ग्रू अराउंड ईच वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। अब 6 के अराउंड भी बहुत सारे और लिटरेचर डिराइव्ड हुआ है, ग्रो किया है, मतलब 6 तो है ही, इस 6 के बारे में और लोग लिखते गया और बहुत सारे लिटरेचर डेवलप हो गया। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रीसेप्ट्स इन प्रोज। प्रीसेप्ट मतलब बहुत ही संक्षिप्त रूप में, प्रोज के रूप में लिखा गया। ए प्रीसेप्ट्स वाज कॉल्ड सूत्र। ये जो प्रीसेप्ट्स है इसको सूत्र कहा गया, क्यों कहा गया? ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब होता है कंसाइस, बहुत ही संक्षिप्त होने के कारण इसको सूत्र कहा गया, फॉर्मूला के रूप में। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस राइटिंग इज द ग्रामर ऑफ पाणिनि। पाणिनि ने एक ग्रामर लिखा, वो बहुत ही संक्षिप्त कंसाइस अवस्था में है, इसीलिए इसको सूत्रा कहा गया। और पाणिनि जो लिखा है उसका नाम पता है वो क्या है? वो है अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, अब मैं जितना कुछ बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिटरेरी सोर्स मैं पढ़ रहा हूं, वास्तव में आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर यूपीएससी के सिलेबस में अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें आर्ट में लिटरेचर आ जाता है, तो इस लिटरेचर के बहुत सारे नाम आज हम बताएंगे, उसको जरूर याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया पाणिनि कब लिखा गया, तो 400 बीसी में लिखा गया। पाणिनि ने लिखा, अष्टाध्यायी को लिखा, कब लिखा? तो 400 बीसी में लिखा गया। While illustrating the rules of the grammar, Panini throws invaluable light on the society, economy and culture of his times. जो ग्रामर्स के रूल्स को वो बता रहे थे ना, उसी के क्रम में उस समय एग्जाम्पल देने के प्रोसेस में जो उदाहरण दे रहे थे, उस उदाहरण देने के प्रोसेस में बहुत सारी बातें की जो कि सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर को दिखाता है उस समय की, उनके समय की। कहता है 2 epics and the major Purana seem to have been finally compiled by circa 400 AD। 2 epics की बात कर रहा हूँ, रामायण महाभारत की, और किसका? तो पुरानास का। फाइनली कंपाइल्ड, लिखा गया तो बहुत शुरुआत से ही, बहुत पहले से ही लिखा जा रहा था, लेकिन उसको कंपाइल्ड किया गया 400 AD में। मैं बोल रहा था कंपाइल्ड करना और कंपोज करना दोनों अलग अलग है। कंपोज तो बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इसको कंपाइल्ड किया गया 400 AD में। Of these epics, the Mahabharata attributed to the Vyasa is older in age and possibly reflect the state of affairs from the 10th century BC। महाभारत के बारे में कह रहा है कि इसका जो राइटर है व्यास है, और इसमें जो रिफ्लेक्ट होता है स्टेट मतलब स्थिति किस समय के बारे में, तो ये कहता है 10th सेंचुरी BC के समय में, 10th सेंचुरी BC से लेकर के 4th सेंचुरी AD तक का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके बारे में महाभारत में हमको उसका पता चलता है। ओरिजिनली किताब महाभारत के बारे में बता रहा है कि ये सबसे पहले जो लिखा गया तो वो 8800 वर्ष थे, मतलब श्लोक थे। उस समय इसको जया कहा जाता था। बाद में ये जो है श्लोक बढ़ करके 24,000 हो गया, और उस समय इसका नाम भारत पड़ा। बिकॉज इट कॉन्टेन्स द स्टोरी ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स भारत, क्योंकि इसमें भारत एक वैदिक ट्राइब है, उनका जो वंशज है उनके बारे में कथा कहानी है, इसलिए इसको भारता कहा गया। फाइनली इसका जो कंपाइलेशन ब्राउट टू द वर्ड्स, लास्ट में अंत में इसमें लगभग 1,00,000 जो श्लोक है वो इसमें कंपाइल किया गया, और उस समय जब 1,00,000 हो गया तो इसको महाभारत कहा गया और शतश्री संहिता कहा गया। इट कॉन्टेन्स नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डिडक्टिव मटेरियल, 3 चीज की बात कर रहा है। कहता है द मेन जो है, जो नैरेटिव वाला पार्ट है, ये इसमें कौरवा और पांडवा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात किया गया है, और यह लगभग लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है ये कहता है पोस्ट वैदिक टाइम्स की बात करता है ना। और जो थर्ड डिटेक्टिव पोर्शन है वो पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम्स का बात करता है। सिमिलरली अब रामायण की बात करें तो कहता है रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, और इसमें लगभग शुरुआत में 6000 श्लोक थे, बाद में ये 12,000 हो गया, और फाइनली ये 24,000 हो गया। कहता है ऑल दो दीज एपिक्स अपीयर्स टू बी मोर यूनिफाइड, ये जो रामायण है बहुत ही ज्यादा यूनिफाइड है, मतलब बहुत सारे लेयर्स नहीं है कंपेयर टू महाभारत,
इसमें यूनिफिकेशन के एलिमेंट ज्यादा है। इट हैज आल्सो इट्स डिडक्टिक पोर्शंस व्हिच आर एडेड लेटर। इसमें उपदेशात्मक पोर्शन, डिडक्टिक मतलब होता है उपदेशात्मक पोर्शन दिया गया जो कि कहता है कि बाद में इसमें जोड़ा दे गया। द रामायण कंपोजिशन स्टार्टेड इन द 5th century BC सिंस इट पास थ्रू मेनी। कहता है रामायण का जो कंपोजिशन है 5th century BC में स्टार्ट हुआ है और ये कई स्टेज, लगभग 5 स्टेज से गुजरा है। इसका जो 5th स्टेज जो है ये लगभग 12th century AD में जोड़ा गया। यहाँ पे कंट्रोवर्सी है रामायण कब से कंपोज किया गया। ये कह रहा है कि 5th century BC से किया गया, लेकिन कह रहा है कि ये हजारों हजार साल पुराने से कंपोज किया गया। ये सब डिबेट का विषय है, इसमें नहीं जानी आपको, अपना कोई व्यू नहीं बनाना यहाँ पे। कहता है एज ए होल द टेक्स्ट सीम टू हैव बीन कंपोज लेटर देन द महाभारत। कहता है पहले महाभारत का कंपोजिशन हुआ, उसके बाद जो है रामायण का कंपोजिशन हुआ। ये मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, अपना कोई ओपिनियन इससे नहीं बनाइएगा। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आप यहाँ पे ब्यूरोक्रेट बनने आए हैं, न कि मीडिया पर्सन बनने के लिए आए हैं और न ही पॉलिटिक्स करने आए हैं। तो आप ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है फैक्ट्स को लेना, अपना ओपिनियन नहीं बनाना है। इट्स ए वेरी कंट्रोवर्शियल इश्यूज, सो यू हैव टू टेक द फैक्ट्स, डोंट मेक एनी परसेप्शंस regarding Ramayana and the Mahabharata because it's a religious things and it is a very sentimental thing. Got my point? In the post-Vedic times we have a large corpus of ritual literature. अब हम post-Vedic की बात करते हैं, कहता है कि जो ritual literatures हैं इसका बहुत बड़ा भंडार हमको मिला है। बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेस होता था, जो सार्वजनिक रूप से जो यज्ञ होते थे, मींट फॉर प्रिंसेस एंड मैन ऑफ सब्सटेंस बिलोंगिंग 3 हायर वर्नास, जो राजा होते थे वो या 3 जो वर्ग थे ऊंच के, उनमें जो ज्यादा अमीर धनी बड़े महत्वपूर्ण लोग थे वो जो सेक्रीफाइसेस करते थे, यज्ञ करवाते थे, उनके बारे में इसमें कहा गया है। लेट ऑन द स्रोत सूत्रास। अब देखिए यहां पे कह रहा है जो बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेस मीनफुल प्रिंसेस, इनके बारे में जो पब्लिक सेक्रीफाइसेस होता था उनके बारे में जो बात कहा गया है वो स्रोत सूत्र में कहा गया है। विच प्रोवाइड फॉर सेवरल पोम्पस रॉयल कोरोनेशंस। ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर आडंबर पूर्ण रूप से बता रहा था कि राज्याभिषेक कैसे होता था। गॉट माय पॉइंट? आगे Similarly, domestic rituals connected with birth, naming, sacred thread in उपनयन संस्कार हो गया, जन्म हो गया, नामकरण हो गया, शादीशुदा जो होता है वो, और जो श्राद्ध काम होता था उससे जो जुड़ा हुआ था रिचुअल्स था, मतलब कर्मकांड था, आर लेड डाउन इन द गृह सूत्र। यहाँ देखिए ये गृह सूत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम स्रोत सूत्र की बात कर। बोथ द स्रोत सूत्र एंड द गृह सूत्र बिलोंग टू द circa 600 to 300 BC। ये डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कौन किसके बाद था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेंशन में आल्सो बी यू मेड, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जो शल्व सूत्रास है which prescribe various kind of measurements for the construction of sacrificial altars, जो यज्ञ वेदी बनाया जाता था उसको लेकर के बहुत सारे मेजरमेंट्स के बारे में लिखा गया है शल्व सूत्रास में। तो मतलब क्या कौन कौन सा सूत्रास हो गया? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एंड शल्व सूत्र। ये सब याद रखिएगा कौन किस काम के लिए है। दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ जियोमेट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब शल्व सूत्र जो है यह एक उदाहरण है, स्टार्टिंग पॉइंट किस किस चीज को लेकर के? जियोमेट्री एंड मैथमेटिक्स को लेकर के। द रिलीजियस बुक ऑफ द जैनास एंड द बुद्धिस्ट रेफर टू हिस्टोरिकल पर्सन्स एंड इंसिडेंट्स। अब हम जो जैनिज एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनकी बात कर रहे हैं। जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और स्पेशली हम अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, रिटन इन पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज कहाँ बोला जाता था? मगध, आज का जो साउथ बिहार है उस एरिया में। दे वेयर फाइनली कंपाइल्ड इन 2nd century BC इन श्रीलंका। फाइनली ये जो लिटरेचर है इनका जो कंपाइलेशन हुआ है 2nd century BC कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। बट द कैनोनिकल पोर्शंस, कैनोनिकल मतलब होता है धार्मिक उपदेश से रिलेटेड, है ना, उपदेश पोर्शन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द एज ऑफ बुद्धा इन इंडिया। कहता है इसमें जो उपदेशात्मक बातें लिखा गया है उसको पढ़ने से लगता है कि ये जो बुद्धा का समय था उसके समय की स्थिति को दिखाता है। दे टेल अस नॉट ओनली अबाउट द लाइफ ऑफ द बुद्धा बट सम ऑफ हिज रॉयल कंटेम्पररीज। जैसे ये सिर्फ बुद्धा के लाइफ के बारे में नहीं बताता है, उस समय के जो राजा थे
उनके कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, उनके बारे में बताते हैं, जैसे मगध, नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो राजा लोग थे उनके बारे में भी इनके उपदेशात्मक विवरण में बताया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, नॉन कैनोनिकल मतलब होता है धार्मिकेतर साहित्य जो था, प्रोवाइडेड बाय द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा, इट वाज बिलीव्ड दैट कि बिफोर ही वाज फाइनली बोर्न एज द गौतमा द बुद्धा पास टू द मोर देन द 550 वर्ष। मतलब कहता है, ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्धा जो बुद्धा है, जो गौतम के रूप में जन्म लिए थे, उससे पहले लगभग 550 जन्म उसका हो चुका है। इट मे केसेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, और इनमें कई बार तो वो जानवर के रूप में भी जन्म लिए। कहते हैं इच बर्थ जो है उसको रिलेटेड है, इच बर्थ से रिलेटेड इनका स्टोरी है, और हर स्टोरी को जातका कहा गया है। विच इज ए फोक टेल, लोकोक्ति मतलब लोगों में एक तरह का ये कहानी था। These Jatakas throws invaluable light on the social and economic conditions ranging from the 5th to the 2nd century BC। अब कहता है ये जातक जो है किस समय के बारे में अच्छी तरह से विवरण देता है, तो कहता है 5th से लेकर के 2nd सेंचुरी बीसी तक के बीच के बारे में जातका से हम ज्ञान प्राप्त होता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। दे आल्सो मेक द इंसिडेंटल रेफरेंस टू पॉलिटिकल इवेंट्स इन द एज ऑफ बुद्धा। ये कहता है कि कभी कभी ये कुछ पॉलिटिकल जो इवेंट्स है उनकी भी जानकारी देता है, कब? बुद्धा के एज के समय में। द जातका टेक्स्ट वे रिटन इन द प्राकृत एंड फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th सेंचुरी एडीज, है ना। फाइनली कब जातका नहीं, जैन टेक्स्ट की बात अब हम कर रहे हैं। जैन टेक्स्ट जो है इनको प्राकृत में लिखा गया है, और इसका फाइनल कंपाइलेशन जो है 6th सेंचुरी एडी कहां पे हुआ है? वल्लभी, गुजरात में एक जगह है। They however contains many passages which help us to reconstruct the political history of the Eastern Uttar Pradesh and in the age of Mahavira। समझ में आ रहा है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कंडीशन था पॉलिटिकल हिस्ट्री का, उनको लेकर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन जैना टेक्स्ट से हमको पता चलता है। जो जैना टेक्स्ट है ये बेसिकली उस समय के जो ट्रेड एंड ट्रेडर्स थे उनके बारे में बताता है। वी हैव आल्सो लार्ज बॉडी ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, कहता है उस समय के बहुत सारे सेक्युलर लिटरेचर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें जो कह रहा है टू दिस क्लास बिलोंग टू द लॉ बुक्स, विधि से संबंधित बुक्स थे, जैसे धर्म सूत्र एंड स्मृतिस। टुगेदर इन दोनों पे जो कमेंट्रीज लिखा गया इसको, है ना, तो सबसे पहले धर्म सूत्रास हो गया, स्मृतिस हो गया, टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज, और इन पे जो कमेंट्रीज लिखा गया, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो उसी को धर्म शास्त्रास कहा गया। तो धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। इन धर्म सूत्रास, स्मृतिस और इन दोनों पे जो लिखे गए कमेंट्रीज हैं, इन दोनों पे जो लिखे गए कमेंट्रीज है इनको धर्म शास्त्रास कहा गया। जो धर्म शास्त्रास वेर कंपाइल्ड इन 500 to 200 BC। अब समझिएगा डेट कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार अरेंज करने के लिए दिया जाता है। धर्म शास्त्रास में 3 चीज आ गया, और इनका जो फेज है 500 to 200 BC है। एंड द प्रिंसिपल स्मृतिस वेयर कोडिफाइड इन द फर्स्ट 6 centuries ऑफ द क्रिश्चियन एरास। अब कहता है इसमें जो स्मृतिस है, जो मेन स्मृतिस है, उनको जो कोडिफाइड किया गया वो फर्स्ट 6 centuries क्रिश्चियन एरा में किया गया। फर्स्ट 6 centuries मतलब 1 से लेकर के 600 के बीच में किया गया, एडी की बात कर रहा है। दे ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट वर्णास एज वेल एज फॉर द किंग एंड देयर ऑफिशियल्स। इसमें जो अलग अलग वर्ण और जो राजा और उनके जो अधिकारी है उनका जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उनका वर्णन है। दे प्रोवाइड द रूल्स ऑफ द मैरिज टुगेदर विद द लॉस ऑर्डरिंग अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी इज टू बी हेल्ड सोल एंड इनहेरिटेड। बहुत सारे लॉ मतलब नियम की बात कहा गया है शादी को लेकर के। साथ ही साथ उसमें लॉ मतलब विधि का बात है कि प्रॉपर्टी को कैसे हेल्ड किया जाए, उसको कैसे बेचा जाए, इनहेरिटेड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाए, इसको लेकर के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस, लॉ, विधि विधान दिए गए हैं। दे आल्सो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर पर्सन्स गिल्टी ऑफ थेफ्ट, असॉल्ट, मर्डर एंड एडल्ट्री। ये सारे जो चीज होते थे इस
को लेकर के क्या पनिशमेंट हो, इसका भी विधि विधान इसमें दिया गया था। एन इंपॉर्टेंट लॉ बुक इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। एन इंपॉर्टेंट लॉ बुक इज द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स, 14 नहीं 15 खंडों में बटा है। और इसमें जो सेकंड और थर्ड है मे बी रिगार्डेड एज अर्लियर डेट। इस 15 में जो दूसरा और तीसरा है बहुत ही पुराना है। दे सीम टू हैव बीन द वर्क ऑफ डिफरेंट हैंड्स। और ये जो खंड है ना, ऐसा लगता है कि अलग अलग लोगों ने मिलकर के इसको लिखा। दिस टेक्स्ट वॉज पुट इन इट्स फाइनल फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा। फाइनल फॉर्म में जो ये टेक्स्ट आया है ये फर्स्ट सेंचुरी जो एडी है उसमें आया है। बट इट्स अर्लीस्ट पोर्शंस रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन द एज ऑफ मौर्यास। लेकिन इस बुक का जो अर्लीस्ट सेक्शंस है उसमें रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी और इकोनॉमी। किस एज का? तो मौर्य एज का। मौर्य एज कब है समझ रहे हैं? 4th सेंचुरी या 3rd सेंचुरी, कब? बीसी में। इट प्रोवाइड्स रिच मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। क्लियर? वी आल्सो पोजेस द वर्क ऑफ भाषा, शुद्रास, कालिदास एंड बाणभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अपार्ट फ्रॉम देयर लिटरेरी वैल्यू दे मिरर द कंडीशन ऑफ द टाइम्स टू व्हिच राइटर्स बिलोंग। जो राइटर जिस समय से बिलोंग करता है उस समय में जो कुछ भी घटनाएं होती है उनके राइटिंग में जरूर आता है। तो यही बात ये कहा रहा है यहाँ पे कि ये जो 4 राइटर का नाम बताया गया है इनका जो वर्क है उसमें उस समय के कंडीशन भी रिफ्लेक्ट करता है। द वर्क्स ऑफ कालिदास कंप्राइजेज काव्यास एंड ड्रामास। काव्य के रूप में भी और ड्रामा के रूप में भी कालिदास ने लिखा। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फेमस, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ये एक तरह का ड्रामा है। बिसाइड्स बीइंग ग्रेट क्रिएटिव कंपोजिशंस दे प्रोवाइड अस विद ग्लिम्स ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन द एज ऑफ गुप्तास। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है। इनका जो स्टाइल है राइटिंग का बहुत ही क्रिएटिव राइटिंग है। साथ ही साथ उस समय में गुप्ता के समय में जो कल्चरल लाइफ था नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया का, उनका भी इनसे हमको पता चलता है। अब हम बात करते हैं संगम लिटरेचर का। संगम संस्कृत जो सोर्सेस है उसके अलावा हमको तमिल टेक्स्ट मिलता है इन द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर के रूप में। दिस वॉज प्रोड्यूस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंचुरीज। लगभग 300-400 सालों में संगम लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया पोएट्स के द्वारा। और ये सारे पोएट्स एक विद्या का जो केंद्र होता था वहां पे असेंबल्ड होते थे और उन सारे पोएट्स को पेट्रोनाइज जो करने वाले थे वो राजा लोग थे। सच विद्या केंद्र, सच कॉलेज जो विद्या केंद्र थे वॉज कॉल्ड संगम। जहां ये सारे विद्या केंद्र में पोएट्स इकट्ठा होते थे उनको संगम कहा जाता था। इसीलिए यहां पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया उसका नाम संगम लिटरेचर दिया गया। बात क्लियर हो गया? The compilation of the corpus is attributed to the first 4 Christian centuries। मतलब 1 से लेकर के 400 सेंचुरी तक इनको कंपाइल किया गया। Although final compilation may have been completed by the 6th century। कहता फाइनल जो कंपाइलेशन हुआ है वो 6th सेंचुरी एडी में हुआ है। The Sangam literature comprises 30,000 lines of poetry। 30,000 पोएट्री का लाइन है। Which was arranged in 8 anthologies। इसको 8 संकलनों में जिसको कहा गया है एटिटकोई में किया गया है। The poems are collected in groups of hundreds। और ये जो पोएम है ना 100 के ग्रुप में कलेक्ट किया गया है जिसको कहा गया है पुरनानुरु। 400 ऑफ द एक्सटीरियर एंड अदर्स। देयर आर जो इसका मेन ग्रुप है 2 ही है। पहला है पटिनेन किल कनक्कू अर्थात द 18 लोअर कलेक्शंस एंड जो दूसरा है वो है पट्टू पाटू अर्थात 10 सॉन्ग्स। द फॉर्मर इज जनरली एज्यूम्ड टू बी ओल्डर देन द लेटर। जो पहला है अर्थात पतिनेन किल कनक्कू जो है वह एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि पुराना है। किससे? लेटर मतलब कौन से? पट्टू पाटू से। एंड हेंस कंसिडर टू बी द मच हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का है। द संगम टेक्स्ट हैव सेवरल लेयर्स। भैया इतने लंबे सालों तक जब लिखा जाएगा तो बहुत सारे राइटर्स होंगे, हर राइटर्स का अपना स्टाइल होगा।
टर्मोलॉजी होगा, तो कई सारे तो सेवरल लेयर्स, कई तरह के लेयर्स तो हो ही जाएंगे उसमें। बट एट प्रेजेंट दे कैन नॉट बी एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। अभी तक उसमें जो लेयर्स है वो स्टाइल एंड कंटेंट के आधार पे, जो शैली है और जो तथ्य है, कंटेंट है, उसके आधार पे इनको एस्टैब्लिश नहीं किया गया है इन लेयर को। एज शोन लेटर, जैसा कि बाद में दिखाया जाएगा, दीज लेयर्स कैन बी डिटेक्टेड, इस लेयर को डिटेक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज इन सोशल इवोल्यूशन। समाज में जो इवोल्यूशन हुआ है उसका जो स्टेज है उसके आधार पर इस लेयर को बताया जा सकता है। आगे कहता है द संगम टेक्स्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट, पार्टिकुलरली ऋग वैदिक टेक्स्ट से ये अलग है। दे डू नॉट कंस्टिट्यूट द रिलीजियस लिटरेचर, इसमें रिलीजियस लिटरेचर नहीं है तो क्या है? द शॉर्ट एंड द लॉन्ग पोएम्स वेर कंपोज बाय न्यूमरस पोइट्स, छोटा या बड़ा बहुत सारे पोएम को यहाँ पे कंपोज किया गया है। इन प्रेज ऑफ न्यूमरस हीरोज एंड हीरोइन्स, जो बहुत सारे हीरो और हीरोइंस हैं उनका गुणगान करने के प्रोसेस में कविताएं रचा गया। दस दे आर सेकुलर इन नेचर, इसीलिए इसको कहा गया कि ये नेचुरल है, रिलीजियस नहीं है। दे आर नॉट प्रिमिटिव, ये आदिम काल के नहीं है भैया, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का लिटरेचर है संगम लिटरेचर। मेनी पोएम्स मेंशन ए वॉरियर और ए चीफ और ए किंग बाय नेम एंड डिस्क्राइब हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स इन डिटेल। बहुत सारे पोएम्स में ये नाम बताया गया है चीफ का, किंग का, और उनका जो मिलिट्री बहादुरी एक्सप्लॉइट्स है उनको डिटेल से बताया गया है। द गिफ्ट्स मेड बाय हिम टू बार्ड्स, जो बार्ड्स है, जो भाट है, भाट में तो भाट जो राजा के बहुत गुणगान करता है उनको गिफ्ट दिया जाता था, उनके, और जो गिफ्ट दिया जाता था उनकी बहुत प्रशंसा किया जाता था। These poems may have been recited in the courts, और ये पोएम जो है कहाँ बताया जाता था, बोला जाता था, तो दरबार में, राजा के दरबार में बोला जाता था। They are compared with the heroic poetry of Homeric age, ये ग्रीक एज है, ग्रीक एज में 12th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी बीसी का बीच जो पीरियड है उसको होमेरिक एज कहा जाता है, स्पेशली इन ग्रीक, और उससे इसको कंपेयर किया गया है संगम लिटरेचर को, बस इतना बात कहा गया है। इट इज डिफिकल्ट टू यूज दिस टेक्स्ट फॉर हिस्टोरिकल पर्पस, बट हिस्टोरिकल पर्पस से संगम लिटरेचर को यूज करना टफ है। क्यों? कि इसमें जो नाम दिया गया है, जो टाइटल है, डायनेस्टीज है, टेरिटरीज है, वार है, मेंशन इन द पोएम्स आर पार्टली रियल, मतलब पूर्णतः सत्य नहीं है। सम ऑफ द चेरा किंग्स मेंशन इन द संगम टेक्स्ट आल्सो अपीयर एज डोनर्स इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरी एडी। एक बात यहाँ कह रहा है कि जो संगम लिटरेचर में चेरा किंग का नाम मेंशन किया गया है, संगम लिटरेचर में जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में, उस इंस्क्रिप्शंस में इसी नाम के जो राजा है चेरा का, उनका एज ए डोनर नाम उस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, मतलब ये प्रूव हो रहा है। ठीक है, द संगम टेक्स्ट रेफर टू मेनी सेटलमेंट्स लाइक कावेरी पट्टनम, जो कि बहुत ही फ्लोरिशिंग अवस्था में था, अटेस्टेड बाय आर्कोलॉजी, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस पाया गया है उससे भी यह बात साबित होता है कि कावेरी पट्टनम के बारे में जो संगम टेक्स्ट में लिखा गया है वो सही है। दे आल्सो स्पीक ऑफ द यवनास, इसमें संगम लिटरेचर में कहा गया है कि जो यवनास है वो आते थे अपने अपने वेसल से और यहाँ आकर के पेपर खरीदते थे और उसके बदले में गोल्ड देते थे, वाइन को सप्लाई करते थे, जो वुमेन स्लेव्स है वो देते थे यहाँ के नेटिव्स लोगों को। एंड दिस ट्रेड इज नॉट ओनली फ्रॉम द लैटिन एंड द ग्रीक राइटिंग बट आल्सो फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल एविडेंस। ये जो ट्रेड का वर्णन किया गया है संगम लिटरेचर में, इसको सिर्फ हम लैटिन और ग्रीक से नहीं जानते हैं बल्कि आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड से भी हमको इसको प्रूफ मिलता है। यही बात इस लाइन में कहा गया है। The Sangam literature is a very major source of our information for social, economic and political life of the people living in the Deltic Tamil Nadu in the early Christian centuries. इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। What it says about the trade and commerce is attested by the foreign accounts and archaeological evidence. यही बात तो आगे कहा गया। संगम लिटरेचर में जो भी कुछ कहा गया है उसका अटेस्टेड मतलब होता है समर्थन। कौन समर्थन कर रहा है? तो जो फॉरेन अकाउंट्स है उनसे समर्थन होता है और जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उनसे समर्थन मिलता है, मतलब ये बात सही है। अगर हम आप बात करें तो हम बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स का, लेकिन एक ब्रेक ले लें अगर आप कहें तो, थोड़ा सा देर के लिए।
अब हम बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स का। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो इंडिजिनस लिटरेचर होता है कैन बी सप्लीमेंटेड, मतलब इंडिजिनस लिटरेचर में जो कुछ भी बात कहा गया है उनका समर्थन हम फॉरेन अकाउंट से भी ले सकते हैं। कहता है इंडिया में ग्रीक हुए, रोमन हुए और चाइनीज विजिटर्स आए। या तो वो ट्रेवलर्स के फॉर्म में आए या नहीं तो यहाँ के जो धर्म में वो कन्वर्ट हुए उसके कारण आए। दे लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट ऑफ थिंग्स दैट से सॉ। उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उनको अपनी लेखनी में उतारा। कहता है जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इनका मेंशन कहीं भी इंडियन सोर्सेस में नहीं है। इट इज इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक सोर्सेस। यह टोटल ग्रीक सोर्स के आधार पे हुआ है। दैट वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ हिज इंडियन एक्सप्लॉइट्स। उन्होंने जो भारत पे अटैक किया था उसका मेंशन किसी भी इंडियन सोर्सेस में नहीं है। उनके बारे में अगर हमको रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो हमको ग्रीक के सोर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। जो ग्रीक राइटर्स है उन्होंने मेंशन किया है एक नाम जिसका नाम है चंद्रकोट्टस। ये कंटेम्परेरी था किसका, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जिन्हों की भारत पे इन्वेड किया था लगभग 326 बीसी में, 326 बीसी में। जो प्रिंस चंद्रकोट्टस था, जो राजा प्रिंस चंद्रकोट्टस नाम का था, उनका जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, पहचान हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो डेट ऑफ एसेशन है, राज्यारोहण का जो डेट है वो फिक्स किया गया है 322 बीसी। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ है। 326 बीसी में अलेक्जेंडर का अटैक हुआ है। गॉट माइंड, ये तिथि देखिएगा। अब कहता है दिस आइडेंटिफिकेशन, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हैज सर्व एज ए सीट एंकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंस है एंशिएंट इंडियन क्रोनोलॉजी का। भारत में जो क्रोनोलॉजी है, भारतीय इतिहास का जो क्रोनोलॉजी है, उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है राज्यारोहण। क्लियर ये बात। उसके बाद कहता है इंडिका, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। इंडिका एक बुक का नाम है। ये सब अब बहुत ही फैक्चुअल चीज आपको बताने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं हिस्ट्री में पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेगास्थनीज है ये एक बुक लिखा जिसका नाम था इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। हैड बीन प्रिजर्व ओनली इन फ्रेगमेंट्स। और ये जो इंडिका का जो बातें लिखी हुई है वो कहाँ पे प्रिजर्व है, कहाँ सुरक्षित है, तो इंडिका को पढ़ करके जो उस समय के फेमस राइटर्स ने अपनी किताबों में जो बात लिखी कि इंडिका में ये सब लिखा हुआ है, वहां पे ये सारे चीजें लिखा हुआ है। क्योंकि आज इंडिका अपने मूल रूप में नहीं है। Valuable information not only about the system of Mauryan administration but also about the social class and economic activities in Mauryan period। मतलब उस समय में सिर्फ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बल्कि उस समय के जो सोशल क्लासेस थे और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज था उनके बारे में इंडिका में लिखा गया है। पर यह ध्यान देने की बात है कि इंडिका जो किताब है वो अपने मूल रूप में हमारे पास नहीं है। उस इंडिका को पढ़ने के बाद उस समय के जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उन्होंने जो अपने किताब में इंडिका की बातों को मेंशन किया, उन सारी किताबों में मेंशन किए हुए बातों को जब हम इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में या मौर्यन पीरियड के समय में की जानकारी हमको बहुत कुछ मिलता है। क्लियर यहाँ तक। अब कहता है जो ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी है मेंशन मेनी इंडियन पोर्ट्स एंड न्यूमरेट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। ये ग्रीक एंड रोमन जो सोर्स है इसमें खास करके फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी का, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मतलब भारतीय जो बंदरगाह है उनका नाम बताया गया है। और उस समय जो इंडिया और रोमन के बीच में जो ट्रेड हो रहा था रोम एम्पायर के बीच में, उनके बारे में मेंशन है। एक बुक है जिनका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और जो दूसरी बुक है वो है
टॉलमीज का ज्योग्राफी, जिसका मतलब जो ज्योग्राफी बुक है उसका राइटर कौन है? टॉलमी। टॉलमी का स्पेलिंग पी से होता है लेकिन टी बोला जाता है। और एक और बुक का है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है इसका राइटर अननोन है, अज्ञात है। कहता है ये दोनों जो बुक है ये किस चीज भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा ये लैटिन भाषा में नहीं लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन इस पे कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रखिएगा ये दो बुक किस भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और इससे बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड डाटा एंशिएंट इंडिया को लेकर के है, एंशिएंट इंडिया के स्पेशली ज्योग्राफी एंड कॉमर्स को लेकर के है। द डेट एस्क्राइब टू द फर्स्ट रेंज बिटवीन, ये जो फर्स्ट बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इनका डेट क्या है? तो कहता है 80 AD से लेकर के 115 AD के बीच में है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो लिखा गया है वो 80 और 115 AD के बीच का है। जो दूसरा बुक है टॉलमीज का ज्योग्राफी वो लगभग 150 AD का है। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी व्हिच इज रिटन बाय एन anonymous writer describe the Roman trade in the Red Sea, Persian Gulf and Indian Ocean। यही बात मैंने बोल चुका है कि अननोन राइटर है। प्लिनीस नेचुरलिस हिस्टोरिका। अब देखिए ये नेचुरलिस हिस्टोरिका करके एक बुक है और इसका जो राइटर है प्लिनी है और ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में लिखे गए बुक है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो लैटिन भाषा में। तो याद देखिए ग्रीक और लैटिन दो अलग अलग भाषा में लिखा गया है। ये जो प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका है ये लैटिन भाषा में है और ये हमको बताता है ट्रेड के बारे में इंडिया और इटली के बीच जो हो रहा था। क्लियर? अब हम बात करते हैं चाइनीज जो ट्रेवलर भारत में आए हैं वो है फाहियान और हुएनसांग। दोनों बुद्धिस्ट थे। ये भारत में आया, भारत को दर्शन करने के लिए आया। भारत में जो बुद्धिस्ट श्राइन्स थे उनका यहाँ पे आया और बुद्धिज्म का स्टडी करने के लिए यहाँ आया। जो इसमें फर्स्ट है जिसका नाम है फाहियान, ये आया था बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी एडी, अर्थात ये गुप्ता पीरियड में आया। और जो दूसरा है वो सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी एडी में आया था। तो 7th सेंचुरी का सेकेंड क्वार्टर, मतलब क्वार्टर मतलब हो गया 25 साल का। 100 साल का सेंचुरी होता है, उसका क्वार्टर मतलब 25 साल का। तो 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, इसमें कहता है फर्स्ट क्वार्टर, मतलब 1 से लेकर के 25 साल, मतलब 600 से लेकर के 625 के बीच में ये आया होगा। 7th सेंचुरी में आया था। इस समय में हर्षवर्धन का शासन था। तो याद रखिएगा हौ से हुएनसांग हिंदी में कहें तो, और हौ से हर्षवर्धन, तो भूलिएगा नहीं। हर्षवर्धन के समय में कौन आया? हुएनसांग आया। ठीक है। फाहियान डिस्क्राइब द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ गुप्ता एंड हुएनसांग प्रेजेंट्स ए सिमिलर अकाउंट ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ हर्षा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल सेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। कहता है जो एंशिएंट इंडियंस लोग थे उन पे ये आरोप लगाया गया है कि उनको इतिहास का बोध नहीं था। ये कहता है इट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि दे डिड नॉट राइट हिस्ट्री इन द मैनर इट इज डन नाउ। जिस तरह से इतिहास आज लिखा जाता है वैसा इतिहास तो उन्होंने नहीं लिखा। और यह भी बात सही है कि जिस तरह से ग्रीक लोगों ने उस समय में इतिहास लिखा वैसा भारतीयों ने नहीं लिखा। बट बहुत सारे इतिहास के तत्व हमको पुराण में मिलते हैं। ये पुराण लगभग, पुराण की जो संख्या है टोटल वो 18 है, 18 है। और ये 18 जो है कन्वेंशनल टर्म है। कन्वेंशनल टर्म का मतलब होता है उस समाज में ज्यादातर लोग इस टर्म से परिचित थे। जैसे आजकल जब शादी ब्याह होता है या कोई फंक्शन होता है उस समय जो नौता पूरा जाता है वो लोग 101 रुपया पुरता है, 51 रुपया पुरता है, 501 पुरता है। हो सकता है कोई व्यक्ति समाज का जो 99 के बारे में नहीं जानता हो, 97 नहीं जानता हो, 109 नहीं जानता हो, लेकिन 101 जानता है। क्यों? क्योंकि सारे पढ़े लिखे मूर्ख सबको पता है शादी ब्याह में जब पैसा नौता दिया जाएगा, नौता पूरा जाएगा तो 101 दिया जाएगा। क्लियर? यही बात है। कहता है दो इंसाइक्लोपीडिक इन कंटेंट, ये जो पुराण है एक विश्वकोश टाइप का है, लेकिन जो पुराण है प्रोवाइड डायनेस्टिक हिस्ट्री अप टू द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता रूल। गुप्ता रूल के शुरुआत तक का जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है, वंशावली है, वंशानुगत जो इतिहास है वो पुराणास में बताया गया। दे मेंशन द प्लेस वेयर द इवेंट्स टुक प्लेस।
इस पुराण में कोई भी घटनाएं जिस जगह पे हुआ है उस जगह का विवरण दिया है। एंड सम टाइम डिस्कस द कॉज एंड द इफेक्ट्स, और कभी कभी किसी भी घटना का होने का कारण और उस घटना के होने का जो परिणाम है इसकी भी बात किया गया है। Statements about the events are made in the future tense, although they were recorded much after the events had happened। कहता है कि जो घटना घटित हुई है उसके बहुत दिनों के बाद उसके बारे में लिखा गया है, मतलब पास्ट की बातों को प्रेजेंट में लिखा जा रहा है। जो लिखने वाला है वो प्रेजेंट में है, तो पास्ट की घटना को वो अपने प्रेजेंट में लिख रहा है, लेकिन जो लिख रहा है तो उसमें जो टेंस यूज किया जा रहा है वो फ्यूचर टेंस यूज किया जा रहा है। मतलब इस व्यक्ति को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का ज्ञान था, मतलब समय का ज्ञान था। मतलब यही तो है हिस्ट्री में। द ऑथर्स ऑफ द पुराणास were not unaware of the idea of change। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो मतलब चेंज की उसको ज्ञान था। विच इज द एसेंस ऑफ हिस्ट्री, और ये जो चेंज है यह हिस्ट्री का मूलभूत तत्व है। पुराण में बताया गया है कि 4 एज है भैया, कृत, त्रेत, द्वापर, काली। ये 4 एज है, ये पुराण में बताया गया है। और साथ ही बताया गया है कि जो ईच एज है वो डिपिक्टेड एज ए वर्स देन द प्रीसीडिंग वन। एक एज जो है उससे पहले जो एज है उससे वर्स है, मतलब पहले वाले की तुलना में दूसरा वाला ज्यादा वर्स है। यह बात इस पुराण में बताया गया है। वर्स देन द प्रीसीडिंग वन एज वन एज स्लाइस इनटू द अदर मोरल वैल्यूज। अब कैसे वर्स है पहले एज की तुलना में दूसरा या उसके बाद वाला? कहता है जब भी दूसरा एज आता है तो उस समय में जो मोरल वैल्यूज है और जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनका डीजेनरेशन होने लगता है। अब जैसे कृत युग में जो मोरल वैल्यूज और सोशल इंस्टीट्यूशंस होगा वो डीजेनरेट हो गया होगा त्रेता युग में, और वही और डीजेनरेट होता होगा द्वापर युग में, और अभी जो कलयुग है उसमें तो और ये डीजेनरेट हो चुका है। यही बात इसमें कहा गया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड द प्लेस वाइटल एलिमेंट इन द हिस्ट्री इज इंडिकेटेड। हिस्ट्री के लिए जो टाइम एंड प्लेस है बहुत ही वाइटल एलिमेंट है और इसका इंडिकेशन पुराण में है। और इस पुराण में यह भी कहा गया है कि जो धर्म है वो अधर्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम एंड प्लेस। कहता है जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, धर्म जो है उसका स्थान अधर्म ले लेगा। सेवरल इरास, बहुत सारे इरास की बात किया गया है। अकॉर्डिंग टू विच इवेंट्स वे रिकॉर्डेड, और इस इरास के आधार पे बहुत सारे घटनाओं का रिकॉर्ड किया गया है। इसमें जो 3 इरा की हम बात कर रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, क्योंकि कई बार ये सवाल क्वेश्चंस कई एग्जाम में आ चुके हैं। जिसमें विक्रम संवत है, इसकी शुरुआत 57 BC में हुआ है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, सिर्फ विक्रम संवत ऐसा है जिनका BC में स्टार्टिंग है, बिगिन है, ये 57 BC है। शक संवत ये 78 AD है, और गुप्ता इरा 319 AD में है। एक BC में है, 2 AD में है। इस सब चीज को दिमाग में बैठाइएगा। 57 BC, 78 AD और 319 AD, ये डेट एक साइड में दे देगा और इरा जो है उनको एक साइड में दे देगा और बोलेगा अरेंज करने के लिए, गलत दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको सही में अरेंज कीजिए। इसको ध्यान रखिएगा। इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड इवेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। जो इंस्क्रिप्शंस है वो रिकॉर्ड करता है टाइम एंड प्लेस के कंटेक्स्ट में इवेंट्स को। इसका मतलब यहां पे भी हमारे पास हिस्ट्री का सेंस है। ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी BC, अगर हम 3rd सेंचुरी BC की बात करें तो जो अशोका का इंस्क्रिप्शंस है उसमें हिस्टोरिकल सेंस हमको देखने को मिलता है, क्योंकि अशोक जो है वो लगभग 37 साल रूल किया और उनका जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें उनके 8th ईयर से लेकर के 27th ईयर तक जो उसका शासन काल है उनका विवरण है। So far events relating to only 9 regnal years appear। उनका शासन काल का सिर्फ 9 साल का जो ईयर्स का इंस्क्रिप्शंस हमको पता चला है। अब याद रखिएगा 8वां साल से लेकर के 27वां साल तक का विवरण है, अर्थात टोटल 20 ईयर्स का विवरण है। अब कहता है इस 20 ईयर्स में से 9 साल का ही इंस्क्रिप्शंस हमको फाइंड आउट हुआ है। इसका मतलब 11 साल का और होना
बाकी है, वो जब डिस्कवर्ड हो जाएगा तो हमको और ज्यादा पता चलेगा उस समय के समाज, इकोनॉमी, कल्चर एंड रिलीजन के बारे में। यही बात इसमें कहा गया है। सिमिलरली इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, अगर हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करें तो कलिंगा में एक राजा हुआ था खारवेल। उन्होंने भी बहुत सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करवाया था अपने लाइफ से रिलेटेड, और वो भी ईयर वाइज था। एक साल के बाद दूसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल में क्या हुआ, इस तरह से ईयर वाइज रिकॉर्ड किया था। मतलब टाइम, प्लेस, क्रोनोलॉजी का इनके पास ज्ञान था। और ये रिकॉर्ड कहाँ किया गया था? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस है। एक तरफ इंस्क्रिप्शंस का नाम दे देगा, दूसरी तरफ राजा का नाम दे देगा और बोलेगा मैचिंग करने के लिए। याद रखिएगा इस चीज को। Indians display considerable historical sense in biographical writing। जीवन चरित्र जो लिखा गया है ना, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से हिस्टोरिकल सेंस का विवरण हमको मिलता है। ए गुड एग्जाम्पल इज द कंपोजिशन ऑफ हर्षचरित। हर्षचरित जिसके राइटर बाणभट्ट है, और ये कब राइटर है? तो 7th सेंचुरी एडी में है। ये भी हिस्टोरिकल जो है एक तरह का बेस्ट एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल सेंस का। इट इज सेमी बायोग्राफिकल। सेमी बायोग्राफिकल मतलब होता है कि इसमें मिथ और फैक्ट एंड द फिक्शन, मतलब फैक्ट एंड फिक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही ऑर्नेट स्टाइल में लिखा गया है, बहुत ही अलंकार से युक्त है, जिसके कारण कि जो बाद के राइटर्स इनको अगर नकल करने की भी कोशिश करे तो उनको भी दुखी होकर के होना पड़ा, क्योंकि वो नकल ही नहीं कर पा रहा था। इट डिस्क्राइब्स द अर्ली करियर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के अर्ली करियर का इसमें वर्णन है, लेकिन ये फुल एग्जेग्रेशन है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके इसमें लिखा गया है। इट गिव्स एन अकाउंट। अब एक चीज है, मैं आपको जो कहना चाह रहा था, मैं एक चीज कहना भूल गया। अभी हम सेंस ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, इसको देख लेते हैं कि सेंस ऑफ हिस्ट्री होता क्या है। सबसे देखिए, अगर आपको ये बात की समझ है कि कोई भी जो घटना हो रही है वो किस प्लेस पे हो रहा है और किस समय पे हो रहा है, इसका मतलब आपको हिस्टोरिकल सेंस है। जो चेंज एंड कंटिन्यूटी होता है, इसकी अगर आपको समझ है तो इसका मतलब हिस्टोरिकल सेंस है। जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब हिस्टोरिकल सेंस है। जो कंटेक्स्ट है, जिस कंटेक्स्ट में कोई लोग, कोई आइडिया और कोई सोसाइटी जो इवॉल्व होता है, अगर इसकी समझ है आपको, इसका मतलब आपको हिस्टोरिकल सेंस है। अगर जो चीज, जो पीपल है, जो आइडिया है और सोसाइटी है, वो उसके पीछे का जो फैक्टर है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर है, जो उनको शेप देता है। यहाँ पे इवॉल्व करने की बात किया, यहाँ पे मैंने शेप देने की बात किया। अगर आपको इसकी समझदारी है तो इसका मतलब आपको हिस्टोरिकल सेंस है। जो भी पास्ट के इवेंट हैं, जो डेवलपमेंट है, उसका परिणाम प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे क्या होगा, इसको अगर कोरिलेट करने की क्षमता अगर आप में है तो इसका मतलब आपको इतिहास का बोध है, सेंस ऑफ हिस्ट्री है। अगर आपके पास ये पता हो कि आप कौन हैं, हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स हैव शेप्ड कि हु वी आर, मतलब आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं, इसको अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट जब शेप देता है, बताता है कि हम कौन हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भरत के वंशज हैं, हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पोषक हैं, हमारा इतना पुराना इतिहास और अतीत है, हमारा बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, ये सारा हमारा इतिहास बताता है, तो ये हमारी पहचान बताता है। अगर आपको ये समझ हो, इसका मतलब आपको इतिहास का बोध है, सेंस ऑफ हिस्ट्री है। क्लियर हो गया? इसी कंटेक्स्ट में मैं आगे अभी बात कर रहा था, थोड़ा सा आप देख लेते हैं। कहते हैं हर्षवर्धन जो लिखा गया है, हर्षवर्धन के बारे में जो लिखा गया है हर्षचरित में, ये बहुत ही एग्जेग्रेशन फॉर्म में लिखा गया है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। पर एक्सलेंट आइडिया देता है इनके कोर्ट लाइफ के बारे में, हर्षवर्धन के कोर्ट लाइफ के बारे में, साथ ही साथ उस समय का जो सोशल और रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में बताता है। बाद में बहुत सारे जीवन चरित्र लिखे गए, जैसे संध्याकर नंदी ने रामचरित लिखा, और ये रामचरित कब थे तो 12th सेंचुरी में हुए थे। उसमें बताया गया है कि कैसे कैवर्त जाति का जो किसान लोग थे, वो जो राम करके पाल डायनेस्टी का जो राजा था रामपाल, उनके साथ उसका लड़ाई हुआ था। फाइनली
ये राजा जीत गया था, इन सारी चीज़ों का विवरण रामचरित में है। इसका राइटर संध्याकर नंदी है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आया है। और इवन तो क्वेश्चन एक बार ये भी आया है कि किस जाति के विद्रोह का वर्णन है, तो कैवर्त जाति के किसानों का विद्रोह का वर्णन है। अगला बात कहता है कि बिल्हन ने एक बुक लिखा जिसका नाम है विक्रमांक देव चरित्र। अचीवमेंट्स, इसमें अचीवमेंट्स की बात किया गया है किसके बारे में, तो विक्रमादित्य 6 के बारे में, जिनका टाइम पीरियड ये है 1026 से लेकर के 1127 का। और ये कौन है, चालुक्य राजा है। कहां का चालुक्य राजा है, तो कल्याण का चालुक्य राजा है। क्लियर। कहता है इवन द बायोग्राफीज ऑफ सम मर्चेंट्स ऑफ द गुजरात वे रिटन। कहता है कि बहुत सारे जो गुजरात के मर्चेंट से बहुत अमीर लोग थे, उन्होंने भी अपना बायोग्राफी लिखाया, स्पेशली द 12th and 13th सेंचुरी में। कहता है हिस्टोरिकल वर्क्स मे हैव बीन रिटन इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी इस तरह से हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे गए होंगे, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। लेकिन एक मिला है, डिस्कवर्ड किया गया है, जिसका नाम है मुशिक वंश। ये याद रखिएगा, मुशिक वंश का राइटर कौन है, तो अतुल। ये पीरियड क्या है, तो 11th सेंचुरी है। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द मुशिक वंश। ये डायनेस्टी, मुशिक वंश जो डायनेस्टी है उसका बहुत ही अच्छा विवरण देता है इसमें। और ये कब कहाँ रूल कर रहा था, तो जो नॉर्दर्न केरला है आज का, वहां पे इनका रूल था। But the best example of the earliest historiographical writing is provided by राज तरंगिणी। जो मोस्ट मॉडर्न फॉर्म में जो हिस्ट्री राइटिंग का हमारा पहला साक्ष्य कोई मिलता है, तो वो राज तरंगिणी है। और इसको जो लिखा गया है वो कलहन के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, तो 12th सेंचुरी में लिखा गया है। इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर। कश्मीर के राजाओं का जो धारा है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और कहता है कैन बी कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वर्क which forges several traits of the history as it is understood in our times। हिस्ट्री के जो बहुत सारे फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं आज हम समझते हैं, उन सारे चीज़ों को इस बुक में समाहित किया गया है। यही बात इसमें कहा गया है। जो अगला टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेंस, स्पेशली जब कोई हिस्ट्री ऑप्शनल का हो, उनके मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के काम का नहीं है, इसको लेकर के हम कभी और वीडियो बनाएंगे, अभी आपके काम का नहीं है। इसको हम यहीं पे रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा ये सारे सवाल जो हमारे टारगेट थे, आप इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा, लिखिएगा, समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो हम आपको ये सारी बात बताए हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। और लास्ट में ही मैं बोलता हूँ आपसे, शुरुआत में नहीं बोलता हूँ, कि अगर हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। थैंक यू।